अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप मैंने नहीं करना था शुरू। अच्छा आपने करना था, चलिए आप भी कर। नो प्रॉब्लम, यू डू इट। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। इस उम्मीद और दुआ के साथ क्या आप खैरियत से हैं और एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं करने वाले, और मेरी तरह कंफ्यूजिंग स्टार्ट नहीं किया जैसे मैंने शो का कंफ्यूजिंग स्टार्ट किया है। आपको वेलकम करते हैं। दिस इज सबसे आगे, आई एम इमरान हसन। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, होपफुली हमें देख भी रहे होंगे। और ये जिंदगी का हिस्सा है, इंसान है, गलतियां करता है और गलतियां जो है ना वो हुस्न होती है। देखना गलती है, कल परसों गलतियों की मैं बात कर रही थी कि हो जाती है, कंफ्यूजन भी जिंदगी का हिस्सा है, हमारे इमोशन का हिस्सा है, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। मैंने आपको माफ किया, जाए माफ किया। किस बात पे? आपने जो कंफ्यूजन की है उसके ऊपर। अच्छा, शुरू खुद किया। ओके, ठीक है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। आप एक दूसरे को माफ करें, टॉलरेट करें, अगर आप कर सकते हैं। ये बड़े दिल वालों का काम होता है। और अक्सर कहते हैं कि गलत बात को माफ करना एक्चुअली आपकी एक बड़ी डील होती है ना। सही बात को तो वो कहते हैं ना, उसने बात ही गलत किया, मैं क्यों माफ करूं। उसने बात ही, उसने गल ही गलत की थी हमारी, तो बर्दाश्त गलत बात ही की जाती है, गलत बात ही की जाती है, टॉलरेट उसे ही किया जाता है। यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। वैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ज्यादा सीरियस ना हो। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है। थर्सडे मींस सिर्फ एक दिन बाकी है, फिर आपका वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप सैटरडे संडे ऑफ करते हैं तो अच्छा आगाज होना चाहिए आज के दिन का, स्माइल के साथ होना चाहिए। सबसे पहले हमारे साथ क्या है? सबसे पहले आपकी फेवरेट खबर होने वाली है और वो है क्रिकेट के बारे में। आपको पता है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज जारी है। दूसरा टेस्ट हफ्ते को शुरू होगा। दोनों टीमें मुल्तान में आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। एक मैच हो चुका है, अब इंतजार किया जा रहा है कि दूसरा मैच हफ्ते बिल्कुल जनाब, सीरीज रवां दवां है और 1-0 से हम लीड कर रहे हैं सीरीज के अंदर, और मुल्तान के अंदर ये मैच खेला जाएगा। 10 स्पोर्ट्स पे लाइव एक्शन आपको बराह रास्त एज यूजुअल नजर आएगा, जो आप एंजॉय करेंगे। और उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि साजिद खान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ जबरदस्त बॉलिंग का सिला मिल गया है। नुमान अली ने टेस्ट के टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त में जगह बना ली है और 2 दर्जे तरक्की से 9वें नंबर पर आ गए हैं। और साजिद खान की 18 दर्जे तरक्की हुई है और नाउ ही स्टैंड्स ऑन 33rd। अच्छा, 33rd और 23वीं 23rd पोजीशन पर आ गए हैं। बाला जी, ये बहुत अच्छा फैसला था साजिद खान को खिलाने का। हमने जो सेगमेंट्स किए थे उससे पहले, आपको पता है शो के अंदर, उसमें हम बार बार कहते थे कि साजिद खान को खिलाया जाना चाहिए, नुमान को खिलाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के साथ टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक मरतबा फिर से वो साबित कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। और इसी तरह मेरे ख्याल से अगर वो खेलते रहे ना तो रैंकिंग में और भी ऊपर जाएंगे। हाँ, लेकिन वो ये साजिद खान को फिर एक तरफ उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, दूसरी तरफ उन्हें शामिल ही नहीं किया गया टीम में, तो ये बड़ा मसला था। साउथ अफ्रीका की हम बात करें, खैर चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी का नया रिलीज कर दिया गया है। आईसीसी हैज रिलीज दिस प्रोमो। पाकिस्तान इसका होस्ट है। रावलपिंडी, कराची, लाहौर और दुबई में इसके मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेटर्स इस प्रोमो के अंदर कम से कम एक साथ नजर आ रहे हैं। 19 फरवरी से ये पाकिस्तान में शुरू हो रही है और इसमें पाकिस्तान की शाहीन शाह अफरीदी हैं, शादाब खान है, भारत के हार्दिक पांड्या को दिखाया गया है और इसके अलावा अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी भी इसमें शामिल। इंग्लिश क्रिकेटर फिल सॉल्ट भी चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोमो में नुमाया नजर आ रहे हैं। प्रोमो में पांचों क्रिकेटर्स जो है ना वो एक खास कमरे में मौजूद है और ऐसा लग रहा है कोई हॉलीवुड की मूवी चल रही है जिसमें वो ट्रॉफी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी में रखा गया है और लेजर लाइट्स जो हैं, आपको पता है ना, देखी हुई है ना आपने भी मूवी, तो वो भी हमें नजर आ रहा है कि किस तरह से वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो ट्रॉफी है उस तक। अच्छा जी, इसका 19 फरवरी से आगाज होने जा रहा है और ये इवेंट जो है मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें 8 टीमों के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे और सबसे बड़ा टाकरा 23 फरवरी को होगा। Why do we have शाहीन शाह अफरीदी in it? हमारे इसमें हमारे स्टार वो हैं, लेकिन हो सकता है उनकी अवेलेबिलिटी का इशू हो। हाँ, शायद उस वक्त आईसीसी को ये नेक्स्ट कैप्टन हमारे शाहीन शाह होने वाले हैं, ये भी हो सकता है जब ये प्रोमो बना है। बहरहाल 4 कैप्टन हमें इसमें नजर आ रहे हैं, 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नजर आ रहे हैं एक्चुअली, हमें नॉट द कैप्टन्स। सो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, कौन इस ट्रॉफी को लेकर जाता है और कौन इस ट्रॉफी को अपने नाम करता है। दिस इज द ब्रांड न्यू प्रोमो और ट्रॉफी बड़ी चार्मिंग है। अल्लाह करे पाकिस्तान आ जाए। जो चल रहा था आपको पता है ना कि वो जर्सी नहीं पहनेंगे जिसमें पाकिस्तान का नाम लिखा होगा। फाइनली फाइनल हो गया है। आईसीसी ने कहा कि बीसीसीआई नहीं कर सकता। वो इंडियन मीडिया की ख्वाहिश थी, पता है, जो इंडियन मीडिया के कोई वनबी टाइप के कोई एंकर थे, उन्होंने कह दिया होगा और फिर उसके बाद वो चल गई होगी खबर। अब तो सोशल मीडिया पे से फैल जाती है ना खबरें। सो ऐसा नहीं है, इंडियन टीम पहनेगी जर्सी। कैसे नहीं पहनेगी? पहनेगी, बिल्कुल पहनेगी। मुझे लगा आप कहने लगे ऐसी की तैसी। हाँ, हमने इस बहाने पहनना पड़ेगा भाई, आईसीसी का इवेंट एक्चुअली तो जरूर। खैर जी, पाकिस्तान में आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पे बात कर लेते हैं। आजकल टेस्ला के मशहूर ज़माना साइबर ट्रक की नकल खूब वायरल हो रही है। आपने देखा वो एक रोड के ऊपर पार्क होता है, एक ट्रक नजर आता है। सोशल मीडिया सारिफीन इस पर मजे मजे के तबसरे भी कर रहे हैं। कहाँ, मैं वाकई इसको शुरू में समझा कि ये साइबर ट्रक है, असल लग रही थी ना बिल्कुल, लेकिन ये गुजरावाला है, ये अमेरिका नहीं है। गुजरावाला के अंदर ये जो है ये साइबर ट्रक तैयार हुआ है। वली मोहम्मद नामी इंजीनियर है जिन्होंने ये ट्रक तैयार किया। उस पर 30 लाख रुपए का खर्चा भी आया और कहा है उन्होंने कि उन्होंने ये अपने क्लाइंट के लिए तैयार किया है, जिसने खास तौर पर ये कहा था कि ना ये मेरी डिमांड है और इसको आपने पूरा करना है। बट लिटरली अगर थोड़ी सी और सपोर्ट मिल जाए
हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो पाकिस्तानी इंजीनियर्स जो है ना वो बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, ये जब तक ये फुटेज कंप्लीट नहीं हुई ना, यानी कि सामने से जब ये आ रहा था तो मुझे था कि इसके पीछे से कोई मेहरान टाइप गाड़ी निकलेगी यानी कि कोई इसके अंदर बाइक लगा होगा, कुछ ऐसा। पाकिस्तानी अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा फुल फ्लेज कार मुझे लगता है कि एज अ मॉडल कार इसको यूज करना चाहिए। वैसे डू यू बिलीव इसके अंदर टेस्ला वाले फीचर्स भी होंगे? आई डोंट थिंक सो। टेस्ला वाले फीचर्स कहां हो सकते हैं? साइबर की जगह गुजरावाला लगा लें, टेस्ला गुजरावाला ट्रक। शेप सिर्फ नजर आ रही है कि शेप जो है ना वो शेप बुरी नहीं है, वैसे शेप बहुत अच्छी है, लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं मुझे ये शेप को इतनी खास पसंद नहीं है असली वाले साइबर ट्रक की। ऑब्वियसली, लेकिन इसको इस्तेमाल किया जा सकता है एज डमी साइबर ट्रक। अगर पाकिस्तान में कोई शख्स फिल्म बना रहा हो साई-फाई और उसमें उसको साइबर ट्रक ना लेना हो तो इसको लिया जा सकता है। नॉर्मल फिल्में बन जाए, आप साई-फाई की बात कर रहे हैं, फिल्म्स ही बहुत कम बन रही हैं। इंटरेस्टिंग भाई, आपके टैलेंट को हम सराहते हैं, सिर्फ हंसना मकसद नहीं है। आपका टैलेंट कमाल है जो आपने किया है। आगे बढ़ते हैं, अपने ड्रोन को उड़ाते हैं, मोनाको ले जाते हैं जहाँ पे 47वां 47th सालाना सर्कस फेस्टिवल सज गया और इसमें जो लकड़ी के तख्ते हैं उस पर करतब दिखाए जाते हैं। बैनुल-अक़वामी फनकार नजर आए और वो सबकी तवज्जो अपने नाम करते रहे और शायकीन को खूब महसूस किया। ये मनाजिर आपके सामने। बिल्कुल, मोनाको की हुकूमत जो है ना वो 1974 में शुरू किए गए इस फेस्टिवल में हर साल मोंटे कार्लो शहर में ये फनकारों को जमा करती है। मोनाको की शहजादी स्टेफनी और उनकी बेटी कैमली जो है वो भी इस मेले में यानी कि 2025 के एडिशन में उन्होंने शिरकत की और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। इस तरह के फेस्टिवल्स आपको याद है लकी रानी सर्कस टाइप हमारे मुल्क में हुआ करता था, वो भी अच्छा अभी भी होता है, गरीबों की एंटरटेनमेंट है, उस तरह का नहीं रहा जिस तरह से पूरी दुनिया में इस तरह से इनको ना बहुत ज़्यादा इंडोर्स किया जाता है, बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है, मार्केट किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर बड़ी कम चीज़ें होती हैं इस तरह की, लोग देखें कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है, बच्चे बड़ा महसूस होते हैं। यार वो लकी रानी वाले करतब भी तो नहीं है, करतब अच्छे वाले हैं थोड़े हल्के नहीं, अच्छे। खैर अच्छे मनाजिर हैं। हमने कहा आपके साथ शेयर करते हैं कि दुनिया कैसे अपने आप को सेलिब्रेट करती है। हमारे यहाँ भी फेस्टिवल्स होने चाहिए, फेस्टिवल्स बनने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, UAE चलते हैं जहाँ पे एक कंपनी हजारों ब्लैक सोल्जर्स मक्खियों की अफजाइश कर रही है और उनके मुताबिक, उस कंपनी के मुताबिक, जो खुराक का ज़िया है इसको कम करने में और रिसाइकिल करने में ये सिलसिला मददगार साबित हो सकता है और साथ ही एक मुतबादिल और पायदार तवानाई का जरिया भी इसके जरिए फराहम किया जा सकता है। अच्छा, ये कंपनी ना वेस्ट फूड प्रोसेस करके इन मक्खियों को खिलाती है। इन मक्खियों के वजन में 10 से 500 गुना तक का इजाफा हो जाता है और फिर इन मक्खियों को किया जाता है रोस्ट और रोस्ट करने के बाद एक मशीन में डाला जाता है और फिर इनका तेल निकाला जाता है और प्रोटीन निकाला जाता है। अच्छा, इनकी खास बात ये है इन मक्खियों की कि ये जो फूड होता है ना उसको बहुत जल्दी प्रोसेस करने में भी मदद देती है, उनको वेस्ट करने में और डिकम्पोज करने में बड़ा मदद देती है। इनका ऑयल कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, तो ये मक्खियाँ बड़ी फायदेमंद है, हम ये कह सकते हैं। और इसको बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान में एक साहब हैं जिनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी जो कि सुंडियों का कारोबार करते हैं। वो सुंडियाँ उन्होंने खुद रखी हुई हैं और वो फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं पैक करके, और लोग क्योंकि दुनिया भर के अंदर इंसेक्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए भी, दीगर प्रोडक्ट्स के बनाने के लिए भी, तो एक बहुत, वो कहते हैं बहुत कामयाब बिजनेस है। तो अच्छा आइडिया भाई, आप भी करें। पहले वैसे होता था, पहले ऐसे होता था कि बहुत सारे लोगों ने मक्खियाँ रखी होती थी या शहद, अभी भी शायद दूर दराज इलाकों में होता है, लेकिन हमने अपना जो कुदरती माहौल है उसको इतना ख़राब कर दिया, इतना डिस्टर्ब कर दिया कि अब मक्खियाँ क्या, तितली तक तो हमें उड़ती नजर नहीं आती। जुगनू मेरे ख्याल में सालों हो गए जुगनू नहीं देखे। अच्छा, क्लाइमेट चेंज जो है ना उसकी वजह से पाकिस्तान उन ममालिक में है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। इसके ऊपर हमने बात भी करनी है थोड़ा सा आगे जाके, लेकिन उससे पहले ज़रा आपको ये बता देते हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप के निजी शोबे की AI के बुनियादी ढांचे में $500 अरब की सरमायाकारी के मंसूबे और नेटफ्लिक्स की सहमाई रिपोर्ट के नतीजे में वॉल स्ट्रीट के इंडेक्सेस में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। बेंचमार्क S&P 500 ने एक दिन के दौरान रिकॉर्ड यानी कि बुलंद सतह को छू लिया है। उसके 11 बड़े इंडस्ट्री इंडेक्सेस जो है उनमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा 2.5% बुलंदी आई है और न्यूयोडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां जो हैं उनके हिस्से यानी कि उनके शेयर्स की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। नेटफ्लिक्स को कैसे भूल सकते हैं, नेटफ्लिक्स के हिस्से में 9.7% इजाफा हो गया है। इसी तरह ओरेकल के हिस्से में 6.8% इजाफा हुआ। बहरहाल जी, अब हमें बात करनी है कुछ एलॉन मस्क की, तो हमने बात की है, लेकिन उसके साथ साथ एक और खबर भी आई, एक और बड़ी शख्सियत के बारे में, और वो है मिस्टर बीस्ट। क्या किया उन्होंने? मिस्टर बीस्ट कुछ ना कुछ करते रहते हैं, नाम जो उनका मिस्टर बीस्ट। खैर वो इंटरेस्टेड है टिकटॉक खरीदने में और टिकटॉक की बड़ी बात हो रही है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने कहा टिकटॉक अच्छी चीज़ है लेकिन अमेरिका को चाहिए कि वो इसको टेक ओवर करे। उसका मेजर पार्ट मिस्टर बीस्ट अब टिकटॉक खरीदने में दिलचस्पी रखने वाले दूसरे इदारों और अफराद से बातचीत में भी मसरूफ है। टिकटॉक को पाबंदी से बचाने के लिए 2 माह में अपने शेयर्स किसी अमरीकी फर्द या कंपनी को बेचने हैं। अगर टिकटॉक किसी को बेच देगा तो फिर उस पर पाबंदी नहीं लगेगी, अगर नहीं बेचेगा तो पाबंदी लगेगी। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग गेम खेली है डोनाल्ड ट्रंप ने। सो उसके बाद अब देखना ही है कि कौन, वैसे कोई भी ले
सकता है, कोई भी ले सकता है। एग्जैक्टली। और आपको याद है कि हमने बात की भी थी कि मिस्टर बीस्ट भी इंटरेस्टेड हैं ये खरीदने के अंदर। बालाजी एलॉन मस्क जो हैं वो भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, जो खरीदना चाहते हैं टिकटॉक। टेढ़ी आंखों से देख रहे हैं। बहरहाल इन्होंने जो ऐलान किया था ना कि मैं खरीद के पाबंदी लगा दूंगा, बहरहाल अब देखते हैं अगर ये खरीद लेते हैं तो उसके बाद क्या किया जाता है। लेकिन मेरे जहन में आज वो शख्स आ रहे थे, मुझे नहीं पता टिकटॉक के फाउंडर कौन है और बानी कौन है, लेकिन जिन्होंने भी ये बनाई है, हाँ मतलब जिन्होंने भी बनाई है, मैं आज उनके जहन की दाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से दुनिया की पॉलिटिक्स हिली पड़ी। अमेरिकन प्रेसिडेंट इतने कंसर्न है, चूंकि हमने आपको बताया था जब अमेरिकन इलेक्शन की कैंपेन चली थी, टिकटॉक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था उसको आगे लेकर जाने के लिए। सबसे ज्यादा दुनिया बात किस पे करी है कि टिकटॉक किसके पास होगा। अमेजिंग। लोगों के करियर्स बना दिए हैं टिकटॉक का, आपको पता है एक नया प्रोफेशन बन चुका है और लोगों ने बड़े पैसे भी कमाए हैं। चलें इंशाल्लाह, हमें इंतजार है, आपको यहीं से लॉन्च करेंगे हम अपने शो से ही। वापस आ जाते हैं अपने मुल्क के अंदर और बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि सबसे पहले जो इफेक्ट हमें कर रहा है आजकल वो मौसम है। अभी थोड़ी सी बेहतरी है, लेकिन आज मैं देख रही थी ऑफिस आते हुए हवाएं बड़ी ठंडी ठंडी चल रही थी। मौसम अच्छा है, थोड़ा सा क्विकली आपको ओवरव्यू देते हैं, फिर टेम्परेचर्स भी बता देंगे। बलूचिस्तान का जिला कल्लात है, वहाँ पे एक बार फिर बर्फबारी हुई है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा शुरू हो गया है। इसके अलावा जो बिजली के फीडर्स है वो ट्रिप कर गए और गैस की फराहमी भी मुअत्तल हुई है। सो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है और वो बढ़ रही है। हमने इस पे बात भी करनी है। शुड वी टॉक अबाउट इट राइट नाउ या फिर बाद में करें बात? पहले आप चाह रहे हैं कि वेदर अपडेट आप बता दें, फिर हम बात कर लेते हैं। पहले चलें टेम्परेचर के बारे में बता देते कि आज जो है वो पूरा दिन किस तरह से रह सकते हैं। तो सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करते हैं, वफाकी दारुल हुकूमत। यहाँ पर आज तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। उसके बाद लाहौर की बात करें तो यहाँ पर कम से कम रहेगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची चलते हैं, वहाँ पर कम से कम रहेगा 12 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में कोयटा की बात करें, यहाँ पर कम से कम -5 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जी -5 तो कल तो वैसे ही 0 पे हो गया था ना कोयटा? नहीं, कल भी -5 ही था, उससे एक दिन पहले 0 पर था। अच्छा, इससे एक दिन पहले। चलें, अच्छा है, सर्दी रहनी चाहिए, मैं तो सर्दी के फेवर में हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं, अब बाकायदा मौज़ूआत की तरफ आते हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको बताई, मौसम की सूरत हाल आपको बताई। वैसे हम क्लाइमेट के हवाले से कोशिश करेंगे आगे जाके थोड़ी और बात करें, बिकॉज ये बड़ा अहम मौजू है। फिल वक्त हम सिंध में चलते हैं लेकर आपको। सिंध में जो शहरी हैं वो अक्सर दूध की ज़्यादा कीमतों का शिकवा करते नजर आते हैं, लेकिन जो डेयरी फार्म्स हैं उनको शिकवा है कि जो कीमतें हैं ये इतनी कम हैं कि उनके अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे। अब ये मामला सिंध हाई कोर्ट में चला गया है और अदालत ने इससे मुतालिक दरखास्त की खास की समाअत 5 मार्च तक मुलतवी करके जो कमिश्नर कराची हैं उनसे जवाब तलब कर। अच्छा, एक तो कीमतों का भी मामला है और इससे पहले आपको याद होगा हमने बात की थी क्वालिटी ऑफ मिल्क, इसके ऊपर भी बात की जानी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है अभी अदालत में जाएगा तो इसके ऊपर सारी बात की जाएगी। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो है उनका मौकिफ ये था कि दूध की कीमतों में इजाफा किया गया है, लिहाजा अब ये दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो चुकी है। लेकिन वकील दरख्वास्त गुजार ये कह रहे हैं कि कीमतें 20 रुपए बढ़ाकर 220 रुपए फी किलो कर दी गई हैं और इस मामले पर स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको सुना जाना चाहिए। हुकूमत को इस बारे में क्या मौकिफ अपनाना चाहिए या उनका क्या मौकिफ है, क्या पॉलिसी है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे, तर्जुमान भी होंगे साजिद अवान और साजिद अवान हमारे साथ। साजिद, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है आपकी। जी प्लीज बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस अहम मसले को लेकर? जी देखिए, कराची में अगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों के तयन की बात की जाए तो हमेशा जो है वो कोई ना कोई मामला जो है वो बिगड़ा ही रहता है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि दूध की कीमतें जो हैं वो एक अरसे दराज से ऐसे मसला बनी हुई है, उसकी कीमतों का तयन जो बेहतर तरीके से नहीं किया जा सकता। कमिश्नर कराची की जानिब से जो रेट रखे जाते हैं, जो मुख्तस किए जाते हैं, उस पर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है उस पर आवाज़ उठाते हैं और अदालतों तक पहुँच जाते हैं। यही मामला है कि 5 मार्च तक जो है वो दूध की कीमतों के तयन के हवाले से जो है वो केस की समाअत मुलतवी हुई है और कमिश्नर कराची से जो है वो जवाब तलब किया गया है। यहाँ पर मुद्दा ये है कि कमिश्नर कराची की जानिब से 200 रुपये फ़ी किलो रेट था कराची शहर में और उसे 220 रुपये कर दिया गया है। 20 रुपये का इजाफा किया गया है, जिस पर स्टेक होल्डर्स की जानिब से एक दरख्वास्त दाखिल की गई है कि ये 20 रुपये जो इजाफा किया गया है वो कम है, क्योंकि उनके अखराजात जो हैं वो उसमें पूरे नहीं होते और जो महंगाई का दौर है उसमें ये रेट जो है वो कम बढ़ाए गए। तो उनका जो कहना है कि तकरीबन 40 से 50 रुपये जो है वो दूध की कीमत में इजाफा किया है, जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से 20 रुपये इजाफा किया गया है। ये बताइए इस वक्त मार्केट में मिल कितने का रहा है दूध? इजाफे की बात तो वो कर रहे हैं डेयरी फार्मर्स, लेकिन मिल कितने का रहा है? आम शहरी कितने का खरीद रहे हैं दूध?
जी देखिए, कराची शहर के जो है ना डायनामिक्स थोड़े से चेंज है। अगर जो कमिश्नर कराची की जानिब से लिस्ट दी जाती है, ज़रूरी नहीं कि उसके मुताबिक ही जो है वो अशया खुर्दोनोश फ़रोख्त हो। इसी तरीके से दूध के रेट्स भी जो है वो मुख्तलिफ हैं। इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद हूँ सदर है, और यहाँ पर 220 रुपये रेट जो है वो जो मुख्तस किया गया उस पर फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन शहर के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 230 रुपये और 240 रुपये तक भी दूध जो है वो फ़रोख्त किया जाता है। तो जिसकी वजह से जो रेट है कमिश्नर कराची की वो इस वक्त कायम नज़र नहीं आती। और यही मामलात हैं कि डेयरी फार्मर्स के साथ जो है उनके मामलात अब तक तय नहीं हो सके, और ये मामला जो है वो अब अदालत की नज़र हो चुका है। तो अदालत ही ये फैसला करेगी कि जो कमिश्नर कराची की जानिब से रेट मुख्तस किए गए हैं वाक़तन वो बेहतर है और शहरियों के मफाद में है, और जो दूध की जिस तरीके से फ़रोख्त करते हैं डेयरी फार्मर्स हैं उनके हक़ में भी बेहतर है। लेकिन डेयरी फार्मर्स की जानिब से एतराज़ उठाया गया कि जो अखराजात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से 20 रुपये जो इजाफा है वो कदरे कम है, उसे बढ़ाने की जो है वो तजवीज़ पेश की मज़ीद बढ़ाया जाए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच साजिद। आपने आगाह की एक पिक्चर हमारे सामने आ गई है। प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं अली राशिद, सिंध चीफ मिनिस्टर के। उनसे ज़रा इस हवाले से बात करते हैं कि गवर्नमेंट इसको लेकर क्या सोच रही है। राशिद, थैंक यू फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? खैरियत? थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। इस पे क्या ताज़ा तरीन हमारे जो सूरत हाल हमें पता लग रही है उसके मुताबिक तो जो डेयरी फार्म्स वाले हैं वो मान नहीं रहे कि कीमतें ऑलरेडी कम है, लेकिन आवाम पे हम देखें तो ऑलरेडी प्रेशर है, कीमतें उनको ज़्यादा लग रही हैं। गवर्नमेंट का क्या रोल है इसके अंदर? क्या करिए गवर्नमेंट इस सारी सूरत हाल में? देखिए, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। देखिए, हुकूमत सिंध जो होती है, कमिश्नर कराची हो या कोई भी हो, पहले मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये कोर्ट में ऑलरेडी केस था, ये 1.5-2 साल से चल रहा था। फिर हमें पाबंद किया गया कमिश्नर कराची को और एडमिनिस्ट्रेटर कराची को उस टाइम पे कि जो ये दूध और बाकी चीज़ों की प्राइसेस हैं इसको आप की प्राइस डिटरमिन करके जो फेयर प्राइस है और उसको प्राइस कंट्रोल करें। इसलिए कि आपको पता है कि महंगाई का जिन बोतल से निकल चुका था और हालात ऐसे थे। हम इस सूरत हाल में चाहते हैं कि एक फेयर प्राइस हो, आम आवाम, आम शहरी को रिलीफ मिले। और आप जैसे आपको पता है कि अब इन्फ्लेशन के नंबर्स भी नीचे आ रहे हैं, महंगाई की जो महंगाई की जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम हुआ है काफ़ी हद तक, इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आए हैं। तो हमारे हिसाब से हमने, और जो डेयरी फार्म्स ये कह रहे हैं कि उनसे मुशावरत नहीं की, बिल्कुल मुशावरत की। मुशावरत एक चीज़ होती है मगर उनके टर्म्स पे चीज़ें करें, ऐसा ज़रूरी नहीं हो। हमें जो बेहतर लगा, हमने लगा ठीक है, हो सकता है कि डेयरी फार्म्स का जो दूध बनाने वाले हैं, जो सप्लाई करने वाले हैं, उनका मुनाफा थोड़ा कम हुआ हो। ऐसा नहीं है कि वो नुकसान में जा रहे हैं। तो हमने टू बी अ विन विन सोल्यूशन कि शहरियों को भी रिलीफ मिले, वो भी थोड़ा उनका जो बिजनेस है। तो फेयर प्राइस जो है आपको क्या लगता है क्या हो सकती है? 220 इज द फेयर प्राइस। और अगर डेयरी फार्मर्स की बात सुनी जाए तो इस मामले में कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट किया गया है कि हो सकता है वो ठीक कह रहे हो, वाकई में कोई फायदा ना हो रहा उनको? नहीं, उन्होंने तो ये कहा ही नहीं कि उनको फायदा नहीं हो रहा है, मगर वो कह रहे हैं उनको उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, उनको नुकसान नहीं हो रहा है। अब देखें, वैसे तो अमूमन हमने इस टॉपिक पे बात कर ली। टेक्निकली जो कोई कोर्ट में केस होता है, सब जुडिस होता है, उस पर इतना डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर फिर भी मोटी मोटी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अपना मौक़िफ़ और सब चीज़ें जो हमें सही लगा, रिसर्च करके सबको साथ बिठा के, कंज्यूमर्स वो प्रायोरिटी हमारा हमेशा आवाम होती है, ठीक है। हाँ, बिजनेसमैन और इनकी एसोसिएशंस भी होती हैं। अगर हमें लग रहा हो कि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही हो, नाजायज़ नहीं हो रहा हो। अच्छा अली, एक बड़ा अहम नुक्ता है इसके अंदर, जो कि दूध एक ऐसी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है जिसमें अगर आपने जो फार्म्स वाले हैं, डेयरी फार्म्स वाले, उनको अगर उनका ड्यू प्राइस ना दिया तो इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि वो दूध में मिलावट करेंगे। वो उसी कॉस्ट के अंदर क्वांटिटी बढ़ाकर दूध बेचने की कोशिश करेंगे और उसका नुकसान अल्टीमेटली आवाम को होगा। इस आपके जो कमिश्नर हैं कराची के, अभी सदर से में नुमाइंदे ने रिपोर्ट किया, वो कीमतें इंडोर्स नहीं कर पा रहे हैं। कहीं पे 220 का बिक रहा है, कहीं पे 240 का बिक रहा है। तो मेरा सवाल बेसिकली दो हिस्से है मेरे सवाल के। नंबर 1, आप क्वालिटी को कैसे इंश्योर कर रहे हैं, क्या मैकेनिज्म है सिंध गवर्नमेंट के पास कराची में? और दूसरा, फिर आपके कमिश्नर प्राइस को इक्विलिब्रियम के ऊपर क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं, वो बैलेंस क्यों नहीं हो पा रहा प्राइस? हमारा जो प्राइस कंट्रोल कमिश्नर के पास है, सिमिलरली वो प्राइस कंट्रोल होता है कि देखने के लिए कि रेट ज़्यादा नहीं बढ़ गए। सिमिलरली एक हमारा क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है जो इन चीज़ों की क्वालिटीज़ देखता है कि मिलावट तो नहीं हो रही और ये वो। और हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है इस चीज़ में कि देखें,
आई डोंट थिंक कि ये सिर्फ मुनाफा अगर नहीं होगा या लॉसेस हो रहे होंगे या कीमत सही नहीं मिल रही होगी, तो मिलावट वो लोग करते हैं जिनका ईमान सही नहीं होता, जिनकी नीयत सही नहीं होती। वो आप उनको 10 गुना ज़्यादा मुनाफा भी दे दें, मिलावट वो फिर भी करके आपको देंगे। लेकिन वो ऐसे लोगों की पाकिस्तान में कमी नहीं है अली राशिद, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट। तो हम ये तो तवक्को ना करें कि अखलाकियात का मुजाहरा करते हुए कोई नहीं करेगा, हर दूसरी चीज़ में मिलावट है। उम्मीद तो गवर्नमेंट से ही होती है ना। इससे को मैं आपसे मैं वो कर रहा हूँ, मगर मैं आपकी बात की क्लैरिटी आपको ये दे रहा हूँ कि कोरिलेटेड नहीं है कि अगर हमने प्राइसेस बढ़ा दी तो वो मिलावट करेंगे। मिलावट जो शख्स कर रहा है वो तो वैसी मिलावट करेगा चाहे आपको 10 गुना भी उसको आप मुनाफा दे रहे हो, इसलिए कि ये इखलाक की बात है। पहली चीज मैंने कहा, इंटर रिलेटेड नहीं है ये चीजें। दूसरी चीज पे आ जाता कि कुछ अगेन इखलाक पे मैं आता हूँ। आपने जैसे मुझे बताया, हमने जो प्राइस फिक्स की हुई है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप पूरे शहर में चले जाएं, इस प्राइस से ज्यादा में ही आपको मिल रहा होगा। उस पे भी हुकूमत डाउन कर रही है। तो ये जो डेयरी फार्म और बाकी लोग नहीं, वन थिंग प्लीज, उस पे आपने कहा आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, अली राशिद ये कैसे काम करता है, थोड़ा इसका मैकेनिज्म बताएं। क्या इसकी बॉडी मुकम्मल फाल है? क्या इसके पास जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी के पास गाड़ियां हैं, वसाइल है, मौजूद है, जो जाके दूध को चेक करते हैं या उनकी कीमत चेक करते हैं या क्वालिटी चेक करते हैं? मैंने कराची में नहीं देखा फ्रैंकली स्पीकिंग, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, मेरी प्रोफेशनल पॉलिटिकल से हट के प्रोफेशनल मेरा जो काम है वो जाली और काउंटरफेट और ये क्वालिटी, उस पे जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके लिए हम ये काम करते हैं। तो मुझे थोड़ी ज़्यादा इसकी एक्सपर्टीज भी है, मैं स्पेशलिस्ट हूँ इस चीज़ में, क्वालिटी कंट्रोल, जाली और असली चीज़ों का। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में। सो दैट्स व्हाट आई डू प्रोफेशनली, आई एम अ कॉर्पोरेट लॉयर। तो मैं आपको उसका बताऊँ कि बिल्कुल फाल है और बहुत काम हो रहा है। अभी जाली मसाले हमने सिंध में, मैं नाम नहीं लेता कंपनी का, उनके जाली मसाले बन रहे थे, वो सब स्टैंडर्ड चीज़ें बन रही थी, उनकी बहुत काम हो रहा है क्वालिटी पे। कुछ चीज़ें हैं जो जाहिर सी बात है मंजर आम पे नहीं आती, मीडिया की जीनत नहीं बनती, इसलिए इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स नहीं है। मगर आप ये सरे आम और बाकी चीज़ों, कुछ जितनी भी आप ये टीमें देखते हैं, छापे वापे पड़ रहे होते हैं, ये कराची शहर में इतने चीज़ें हो रही होती हैं, तो ये हमारी अथॉरिटीज़ ही इन्वॉल्व होती हैं हमारी, जो इस पे क्रैक डाउन कर रही होती हैं। एंड वन लास्ट पॉइंट, अगर कंज्यूमर्स को कोई शिकायत होती है, वैसे तो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, हुकूमत कोई हेल्पलाइन, कोई ऐसी चीज़ है हुकूमत की तरफ से ऑनलाइन जिस पे जाके कंज्यूमर अपने राइट के लिए कि मुझे दूध महंगा मिला है या मिलावट वाला मिला है, आप तो कॉर्पोरेट लॉयर हैं, कानून को समझते हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे हुकूमत तक पहुंचे लोग? बिल्कुल एक नंबर है, आई एम नॉट श्योर, मैं आपसे अभी शेयर कर देता हूँ वो। इससे हमारे 3-4 डिफरेंट नंबर्स हैं, फूड का भी है और बल्दियात की, लोकल गवर्नमेंट का भी है, जो टाउन की सतह पे हमने बनाया हुआ है कि कोई भी कंप्लेन हो तो कमिश्नर कराची, असिस्टेंट कमिश्नर, सब तक ये कंप्लेन हमारी और एड्रेस भी होती है। ठीक है, ये नंबर जो है ना हम अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर देंगे, सो दैट जो कराची के लोग हैं ना, खासतौर पर उनके लिए आसानी हो जाए। बहुत शुक्रिया अली राशिद, हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर आला सिंध के स्पेशल। सोशल मीडिया पे कैंपेन चलानी चाहिए सिंध गवर्नमेंट को क्वालिटी को लेकर, वो नंबर फ्लैश करना चाहिए, क्योंकि आजकल सिंध गवर्नमेंट बड़ी कंसर्न है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर ना, इश्तार चलते हैं कि हमने आवाम के लिए, तो ये भी चलाएं ताकि अगर किसी को मसला हो तो हेल्पलाइन पे कॉल करे और लोगों को मदद हो, लोगों के लिए आसानी हो। एंड देयर इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी, ये जो बात कर रहे थे कि कोरिलेटेड नहीं है कि कीमतें बढ़ाएंगे तो पानी मिलाना शुरू कर देंगे दूध में, प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप किसी को इतना मजबूर कर दें, उसका खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो उसके पास यही ऑप्शन एक नजर आता है। बहरहाल जी, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें सियासत की बात करनी है। सियासत का में मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात का चौथा दौर होगा या नहीं होगा? पीटीआई ने इनकार कर दिया उन्होंने, अच्छा। हम नहीं बैठेंगे जब तक जुडिशल कमीशन। ब्रेक लेके बात करें या पहले? ब्रेक लेके बात करते हैं, ब्रेक जरूरी है इससे पहले। वेलकम बैक। पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत ना करने का ऐलान कर दिया है, जिसका जिक्र हम ब्रेक पर जाने से पहले भी कर रहे थे। गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन उमर अयूब ने, और उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी ने मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत नहीं करना। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का चौथा राउंड है वो तभी होगा जब जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में आएगा। अच्छा जी, उन्होंने कहा ये ज़रूरी है और जब तक जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में नहीं लाया जाता ये मुज़ाकराती राउंड, इसके अंदर हम नहीं बैठेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की वाज़ेह हिदायत हैं, हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं, लिहाजा हम हुकूमत के साथ चौथे राउंड में नहीं बैठेंगे, ये कह दिया उमर अयूब साहब ने। दूसरी जानिब जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उसके रुकन इरफान सिद्दीकी साहब का ये कहना है कि जुडिशल कमीशन के बनने और ना बनने का तो अभी तक फैसला ही नहीं हुआ। 28 जनवरी को तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती टीम है उसके साथ एक चौथा मुश्तरका इजलास होगा। इसके अलावा जो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक हैं, उन्होंने शिकवा किया कि अपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं देना
चाहती। जिस दिन अरकान ने अपने मसाइल पर बात करना होती है उसी रोज़ वो कोरम की निशानदेही करते हैं और फिर इजलास मुलतवी करना पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने कई दफ़ा अपील की है कि आवाम के इशूज़ पर भी बात कर लिया करें, लेकिन वो आधा घंटा 20 मिनट एहतजाज करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ये रवैया है इसका। कल वैसे शिकवा उन्होंने हामिद मीर साहब के साथ एक इंटरव्यू में किया। एक जो है ना दोबारा से एक इजलास भी होने वाला है आज असम्बली का, उसके अंदर भी यही सारी बातचीत की जाएगी। लेकिन अभी तक सिचुएशन तब्दील क्या हुई है पिछले इजलास से लेकर, पिछली मीटिंग से लेकर अभी तक, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं और सियासी सूरत हाल पर ओवरऑल बात कर लेते हैं। काफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मज़हर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तब में और अभी तक की सिचुएशन जो है मुज़ाकरात को लेकर, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया अपेरेंटली। पसे पर्दा कुछ तब्दीली हुई है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है मुज़ाकरात तो अभी शुरू ही नहीं हुए, क्योंकि ये जो बातचीत हो रही है ये तो मुज़ाकरात का ग्राउंड बनाया जा रहा था और बनाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कल जो उमर अयूब साहब ने और इरफान सिद्दीकी साहब ने बात की, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ आपके प्रोग्राम में भी और दीगर में, कि जो माहौल है मुज़ाकरात का वो दोनों तरफ से नहीं बनाया जा रहा। मुज़ाकरात का माहौल बनाना क्या होता है? मुज़ाकरात का माहौल बनाना ये होता है कि सबसे पहले तो आप कहते हैं कि भाई एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देना छोड़ दें उस वक्त तक जब तक चीज़ें ब्रेक डाउन ना हो जाएं। ये नहीं हुआ। फिर मुज़ाकराती टीम के जो अपने अरकान हैं, चाहे इरफान सिद्दीकी साहब हों या PTI की तरफ से लोग हों, वो एक बहस में लगे हुए हैं। जब आप कमेटी के मेंबर्स हैं तो आपने जो गुफ्तगू करनी है वो कमेटी के इजलास में करें। टीवी टॉक शोज़ में आके बात करने का मकसद ये है कि आप चीज़ों में संजीदा नहीं हैं। तीसरी बात ये कि उमर अयूब साहब ने कल जो बात की कि जी हम चौथे राउंड में नहीं बैठेंगे, तो ये जो रवैया है ये रवैया मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप मुज़ाकरात में जाते जब आप देखते हैं कि वहाँ से जवाब क्या आता है। जवाब आता है, फ़र्ज़ करें वो जवाब ये देते हैं कि जी हम कमीशन नहीं बनाएंगे या जो भी है, उसके बाद आप ये फैसला करते हैं। आप प्री कंडीशन मुज़ाकरात के लिए नहीं रखी जाती। प्री कंडीशन सिर्फ ये होती है कि माहौल बनाया जाए, ये नहीं होती कि जी आप जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। हाँ, हम क्या समझे, PTI खुद कंफ्यूज है या फिर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है या फिर कहानी कुछ और ही है इस सारी सिचुएशन के पीछे, स्पेशली PTI का जो बार बार मौक़िफ़ तब्दील होता रहता है या वो कंडीशंस लगाते रहते हैं? देखिए, दोनों तरफ आप देखें ना कि दोनों तरफ जो रवैये हैं वो मुज़ाकरात के रवैये हैं ही नहीं। वो माहौल बनाया ही नहीं गया और वही सख्ती आप असेंबली के फ्लोर पे देख लें जो सूरत हाल है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो माहौल बनाया जा रहा है वो इत्तेहाद का नहीं, एक तसादुम वाला माहौल बनाया जा रहा है। इसलिए जो दोनों तरफ के रवैये हैं, और मेरा ख्याल है दोनों तरफ के जो हार्डलाइनर्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तो मदर साहब, इन खुदा न खास्ता मुज़ाकरात का मुलतवी हो जाना या मनसूख हो जाना किसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह? पाकिस्तान के लिए। अगर मैं जमातों से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए, देखिए पाकिस्तान के लिए क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, इसलिए कि इसके माने ये हुए कि सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। मुल्क एक मरतबा फिर एक माहौल बनता है ना, जब आप मुज़ाकरात हो रहे होते हैं अपोजिशन और उसके दरमियान, तो लोगों को ये तवक्को होती है कि चलें अपोजिशन और हुकूमत जो है वो कम से कम बातचीत के लिए तो तैयार हुए, वरना और कम से कम हमें दोबारा सड़कें बंद तो नहीं मिलेंगी, हमें दुकानें बंद तो नहीं मिलेंगी। तो हमें इतना जितना टाइम हुकूमत ले रही है या हुकूमत लेना चाह रही है एक जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने के लिए, इतना वक्त दरकार होता है? मसला तो बहुत पुराना है। और कल तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमें मालूम है कि हमें मालूम था कि इनके क्या मुतालिबात हो सकते हैं। जब मालूम था तो थोड़ी बहुत इंटेंशन भी होगी। जी प्लीज। यही आप सोचे ना, जब इस तरह की बातें होंगी तो कहाँ से माहौल बनेगा? जुडिशल कमीशन बनाने में हर्ज क्या है? फर्ज करें 26 नवंबर, चले 9 मई को एक तरफ रखें, 26 नवंबर ले लें। हुकूमत को क्यों जो है हिचकिचाहट है जुडिशल कमीशन बनाने में, जबकि माशाल्लाह इस वक्त जो जुडिशरी का हाल है वो भी हमारे सामने है। ये जो कल 1-2 दिन से सुप्रीम कोर्ट और आईनी बेंच में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो मुझे 98 की याद दिला दी जब 2-2 सुप्रीम कोर्ट लगा करती थी और बाकायदा 2 सुप्रीम कोर्ट लगती थी। मैं वैसे ही नहीं कह रहा, बाकायदा अलग अलग बेंच जो है अलग अलग फैसले एक दूसरे के खिलाफ दिया। मज़हर साहब, ये इंटेंशंस की जो इमरान बात कर रहे थे, वो तो ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है वो भी कल उन्होंने असेंबली में ही दिया कि भाई किस चीज़ के लिए जुडिशल कमीशन बनाए।
मई के जो मुल्जिमान थे उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। आप किस चीज़ की तहकीकात करेगा जुडिशल कमीशन? ख्वाजा साहब तो एक बार फिर 35 पंक्चर और धरनों को भी ले आए बीच में मदर साहब। जुडिशल कमीशन अवामिल का जायजा लेता है कि वो क्या अवामिल थे जिसकी बुनियाद पे फर्ज करें 9 मई ले लें। 9 मई में आपने दूसरी पार्टी मुतमईन हो ना हो, आपने हुकूमत में हमेशा ये बात करता हूँ कि जो हुकूमत होती है, जो बाइख्तियार लोग होते हैं, वही फल जो है वही फलदार दरख्त झुकता है। जिसके पास इख्तियार होता है, जिसके पास ताकत होती है, तो हुकूमत को इसमें मेरा ख्याल है जुडिशल कमीशन में हिचकिचाहट का शिकार नहीं होना चाहिए था। 9 मई के मामले में वो ये बात कहते कि उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप डिसाइड कर लेते ना कि भाई जो कन्विक्ट हो चुके हैं वो तो एक तरफ कर लें। इस पे तो पीटीआई ने भी कह दिया कि टीओआर's डिसाइड करने के लिए एक मीटिंग हो सकती है जुडिशल कमीशन बनाने के। जाहिर है, मैं यही कह रहा हूँ ना कि उमर अयूब साहब को इतनी जल्दी क्या थी, तहरीक इंसाफ को इतनी जल्दी क्या थी। आप चौथा राउंड करते, चौथे राउंड में देखते कि हुकूमत जवाब लेकर आए। आपका मौक़िफ़ ये होना चाहिए था कि हुकूमत चौथे राउंड में हमें जवाब दे कि वो कमीशन बनाने में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं रखते। अगर हुकूमत कहती है कि हम नहीं रखते तो फिर जाहिर है आपके पास इख्तियार है कि आप मतलब तहरीक इंसाफ फिर एक चीज़ पे रुकती भी तो नहीं है ना। अगर जुडिशल कमीशन बन जाता तो हिस्ट्री हमें यही बताती है कि फिर वो कहते देखिए जी मनपसंद जजेस हैं, वो तो ऑलरेडी जुडिशरी के ऊपर इज़ारत बयान नहीं करते। नहीं देखिए, वो तो एक बात की बात है। चीज़ ये है कि फिर तो हुकूमत के पास ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता ना, और तहरीक इंसाफ के पास चीज ये है कि अभी तो वो बात कर रहे हैं, अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात ही नहीं हो रही, अभी तो बात कर रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। ठीक है, आप तो इसका इंतजार करना चाहिए था। तो सर अब किस जानिब जाता, किस जानिब मामला नजर आता है? क्या ये चैप्टर, ये बाब बंद हो जाएगा मज़हर अब्बास साहब मुज़ाकरात वाला, या आपको लगता है नहीं चलेगा लेकिन ऐसे ही चलेगा, ट्रक की बत्ती है? आपको किधर जाता, क्या एनालिसिस क्या है आपका, किधर जा रही है सूरत हाल? नहीं, अभी तक तो सूरत हाल ये है कि अभी तक तो कोई ऐसे पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिले सिवाय इसके कि दोनों बैठ गए। 2-3 राउंड हो गए, दोनों बैठे, और जो माहौल कमेटी रूम के अंदर का है उसके बारे में तो यही है कि वो तो बहुत अच्छा माहौल रहा है। लेकिन जो चीज़ें जिस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, वो इसलिए कह रहा हूँ कि आम तौर पे जब मुज़ाकरात होते हैं और मुज़ाकरात तो उसका तरीक़ा ये होता है कि मुज़ाकरात का पहला राउंड होता है, उसके बाद दोनों फरीक का एक नुमाइंदा आके मीडिया से बात करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। यहाँ ये हो ही नहीं रहा, यहाँ पहले दिन से ये नहीं। अच्छा, सब अपने मज़हर साहब ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये जो फरीक हैं, पीटीआई हो गई या गवर्नमेंट हो गई, ये मुज़ाकराती कमेटियां बैठी तो हैं लेकिन ज़बरदस्ती, जैसे लड़े हुए बच्चे होते हैं ना, उनको ज़बरदस्ती माँ बाप बिठा देते हैं कि बैठो, बैठ के बात करो, आपस में दोस्ती करो। क्या वाकई में इस तरह से है, या फिर ये अपनी मर्जी से बैठे हैं और ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से वो जहन नहीं मिल पा रहे हैं मुज़ाकरात को आगे लेकर चलने के लिए? देखिए, मर्जी से तो कानून साजी भी नहीं हो रही, वो कानून साजी भी किसी और की मर्जी से हो रही है। अभी जैसे मीडिया के हवाले से जो कवानीन बनाए जा रहे हैं, जो सख्त कवानीन लाए जा रहे हैं जी, वो हुकूमत को तो शायद उस ड्राफ्ट का भी ना पता हो, जो ड्राफ्ट लाया जा रहा है, जो तैयार करवाया जा रहा है, और उस पे जो इस वक्त ज़ाहिर सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से भी उस पर एहतजाज हुआ है कि आपने हमसे वादा कुछ ये किया था कि आप डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे। ये जो चीज़ें हैं, और माजी में भी हो चुका है, जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा वज़ीर इत्तलात थी तो उनको पता ही नहीं था, दूसरे दिन इत्तलात का एक कानून लाया जा रहा था जिसका वज़ीर इत्तलात को नहीं पता था। तो ये जो तो हम सहाफ़ी किस पे भरोसा करें फिर मज़हर अब्बास साहब? हम तो मेरा सवाल है कि ये सहाफ़ी की जगह कल रोबोट्स और एआई रोबोट्स जो है ना, वो यहाँ पर अपनी मर्जी की प्रोग्रामिंग करके और फिर उनसे खबरें। अब इससे पहले हमें याद है ये सिलसिला शुरू नून लीग ने किया था, फिर तहरीक इंसाफ ने इसको माशाल्लाह आगे बढ़ाया, अब दोबारा नून लीग है तो वो भी नहीं रुक रही है। तो ये हम फिर किसकी तरफ देखें? पाकिस्तान में एआई लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी मीडिया में हमें बहुत से रोबोट नज़र आते हैं। तो इसलिए इसको तो छोड़ दें, इस बहस को तो छोड़ दें। लेकिन ये जो जिस तरह की कानून साजी लाई जा रही है, बदकिस्मती ये होती है, और ये हमेशा बात की जाती है कि इनको ये पता नहीं होता कि आज जो कानून आप बना रहे हैं, कल जब आप ऑपोजिशन में होंगे तो यही कानून आपको हर्ट करेगा, ऐसे यही कानून आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। जिस दिन हमारी हुकूमतें, हमारी सियासी जमातें ये सोच लें
कि मैं जो कानून साजी करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ कल मुझ पर भी लागू हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कानून साजी बेहतर। और मैंने हमेशा हाकिम नहीं रहना, मैंने ओपोजिशन में भी आना है। अच्छा, क्विकली गेटिंग द स्टोरी शॉर्ट, जिस तरह की सूरत हाल अब बन रही है, चूंकि अब दोबारा से हाई कोर्ट से राब्ता कर रही है तहरीक इंसाफ, जारी बात है रिलीफ का ताल्लुक सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर या प्रोसिक्यूशन के ऊपर नहीं होता है पाकिस्तान के अंदर। जब भी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप, आपको मुझसे बहुत बेहतर पता है, आपका बहुत तजर्बा है, जब वो बिहाइंड द बार्स होती है तो उसके कुछ सियासी महरकात होते हैं। तो आने वाले वक्त में कोई रिलीफ का एलिमेंट देख रहे हैं आप अगर हाई कोर्ट जा रही है तहरीक इंसाफ उसमें? देखिए, रिलीफ तो खैर बिल्कुल, और बदकिस्मती से जो है हमारे यहाँ इन अ लाइटर टोन अगर मैं कहूँ तो आप दोनों ने वो फिल्म तो देखी होगी, जॉली LLB। जी बिल्कुल, पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं। उसमें आखिर में जज यही कहता है ना, देखिए वो बड़ा मैसेज था उसमें कि आखिर में क्या कहता है जज, वो यही कहता है ना कि भाई लोगों का आज भी ये है कि जब भी कोई झगड़ा होता है, तनाज़ा होता है, तो वो ये कहते हैं कि इन द कोर्ट। तो अब हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पे जितना भी अदम एतमाद हो ऑपोजिशन को, चॉइस तो आपके पास नहीं है, चॉइस तो आपने अदालत में ही जाना है। उसमें अदालती फैसले डिटरमिन करते हैं। हमारे यहाँ अगर जुडिशरी में मामला ठीक हो जाएं, हायर और लोअर जुडिशरी के मामला ठीक हो जाएं, तो बहुत से आपके मसाइल हल हो जाएंगे। हमारी यहाँ जुडिशरी इतनी पोलिटिसाइज हो गई है और पोलराइज्ड हो गई है कि अब हाई कोर्ट में अपील फाइल होगी, अगर अपील का फैसला मेरिट पर भी होता है, वो जिसके हक में होगा वो उसे कानून की हुक्मरानी कहेगा। और ये मामला ना हमें हर फील्ड के अंदर नजर आता है, और ये ट्रेंड शायद इतना बढ़ चुका है, हर शख्स, 2 लोग अगर आपस में बैठ के 2 पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है। बहुत शुक्रिया, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस सिचुएशन के ऊपर मुज़ाकरात कहाँ जाते हुए नजर आए, वो कहते हैं अभी तो शुरू ही नहीं हुए। इन सब उदासियों, मायूसियों के बावजूद हम उम्मीद करते हैं कि हमारी अदालतें, जो कि उसने कुछ जारी बातें, बहुत सारे अच्छे फैसले भी मौजूद हैं, एक मुनासिब फैसला करें और एक ऐसा फैसला करें जिससे इंसाफ का और कानून का बोलबाला हो। वंस अगेन कहते हैं, नजरिया ज़रूरत हम दफन करते हैं, वो फिर सर उठा लेता है कहीं ना कहीं, वो नहीं होना चाहिए। तो हम यही उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह होगा, वी बिलीव। आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की वजह से, इनफैक्ट कम बारिशों की वजह से खुश्क साली जैसी सूरत हाल का इंतबाह जारी किया। कल हमने स्लाइड से टच किया था इस रिपोर्ट को, इफ यू रिमेंबर। ये जो खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर है, उसने एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें उसने कहा है कि मैदानी इलाकों में इस सीज़न के अंदर खातिर खा बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से खुश्क साली की सूरत हाल में इजाफा हुआ है। 1 सितंबर 2024 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक पाकिस्तान भर में 40% कम बारिशें हुई। इट्स अ ह्यूज नंबर। और सिंध में जो बारिशें हैं वो मामूल से तकरीबन 52% कम हुई, बलोचिस्तान में 45% कम हुई, पंजाब में 42% कम हुई। जबकि इस सारी सूरत हाल के बाद अब खतरा यही लग रहा है कि खुश्क साली हो सकती है। पानी पहले ही कम है। अल्लाह रहम करे, पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, एक बड़ा हिस्सा जो है ज़राअत से आता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो ये बड़ी कंसर्निंग सिचुएशन है। एडवाइजरी जो है उसके अंदर मजीद क्या क्या सामने आया वो आपके साथ शेयर करते हैं, फिर अपने गेस्ट की जानिब जाएंगे कि खुश्क साली की सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। ये भी इम्कान है कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बारिश पर मुनहसर इलाके जो हैं वहाँ पर कोई काबिल जिक्र ऑल्टरनेट मौजूद नहीं है। बारिश इम्कान भी नहीं जाहिर किया जा रहा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ आज हमारे साथ माहिर माहौलियात आफिया सलाम साहिबा भी मौजूद होंगी। इन दोनों से ज़रा इस सारी सिचुएशन को जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ जा रही है सिचुएशन। पहले आफिया, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान को बहुत अफेक्ट कर रहा है, ये बहुत अरसे से बात चलती आ रही है, लेकिन होता ये था इसको सीरियस कोई नहीं। अब हम क्या समझे, स्पेशली इन नंबर्स के बाद, इन फिगर्स के बाद, कि असरात आना शुरू हो गए हैं क्लाइमेट चेंज के पाकिस्तान पर? जी, असरात आना शुरू नहीं हो गए, असरात तो बहुत अरसे से वाजे हैं। हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पे ग्लोफ के इवेंट्स हो चुके हुए हैं। हमारे यहाँ इससे पहले भी तकरीबन खुश साली वाली सूरत हाल रही है। हमारे मानसून का जोग्राफिकल शिफ्ट हो चुका है, उसके अंदर जो मानसून में जितनी बारिश हुआ करती थी उससे कई गुना ज़्यादा हिस्टोरिक बारिशें हमने एक्सपीरियंस की हैं। तो शुरुआत तो नहीं हुई, ये तो हम बहुत सालों से हम इनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब वो मुख्तलिफ हीट वेव देखिए आप, हीट वेव के अलावा जो हमारा गर्मी का जो पैमाना है वो बढ़ चुका है।
पाकिस्तान का अपना जो टेम्परेचर है वेदर साइकिल चेंज हो गया है महीनों के लिहाज से। बिल्कुल, तो हमारे पूरे शिफ्ट आ चुका हुआ है और ये इसमें बड़े वाज़ेह असरात हैं। अब क्या किया जा रहा है ये अभी से नोटिस नहीं लिया जा रहा, लेकिन पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि उसमें हर जगह एक जितनी आगाही नहीं है। हमारी हुकूमत के भी जो इदारे जिसमें इनका स्पेशलिस्ट इदारे जो हैं जिनका इसमें काम है, सरदार सरफराज साहब आपके साथ बैठे हैं, इनकी जो पेशन गोइयाँ होती हैं या इनकी भी वार्निंग्स को दूसरे इदारे उतना सीरियसली नहीं लेते, उतनी जल्दी उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते कि वो अपनी तैयारी कर लें इस तरह के इवेंट से नवजात मां होने के लिए। और फिर बाद में हमारे बहुत ही रिएक्टिव किस्म के मेजर्स होते हैं कि हम डैमेज कंट्रोल मोड में रहते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, आपकी अभी से जरा सरदार साहब चूंकि मौजूद है, सरदार साहब एग्जैक्ट पिक्चर तो हमारे सामने रखिए, ये एडवाइजरी क्या कह रही है, नंबर्स क्या है, एग्जैक्ट क्या है डिटेल्स इस हवाले से, ताकि फिर हम फर्दर इस पे बात कर सकें। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैडम आफिया को सलाम। मुझे खुशी है कि उन जैसी एक्सपर्ट के साथ आपने मुझे भी एक साथ प्रोग्राम में शामिल किया। इसमें देखिए जो असल में मानसून का जैसे उन्होंने जिक्र किया ना, तो पिछले मानसून में भी अगस्त तक अच्छी बारिशें हुई थी, फिर सितंबर ड्राई गया था। तो सितंबर से ऑनवर्ड आप जनवरी की आज 23 तारीख हो गई है, आज तक का डेटा अगर देखें तो ऑल अक्रॉस द कंट्री को -52 -53% कम बारिशें हुई हैं सितंबर से ऑनवर्ड अब तक। तो जाहिर है कि खासा बड़ा नंबर है, कहीं -45 है, कहीं -50 है, कहीं इससे ऊपर जा रहा है। और आगे का सिनेरियो भी आपने जो सेमाई फोरकास्ट होती है या सीजनल फोरकास्ट विंटर पूरे की आप कह लें, वो आपने देखी होगी, उसमें भी प्रेडिक्शन ये है कि आगे भी कम बारिशें हैं। यानी जो जनवरी से लेकर मार्च तक की प्रेडिक्शन थी उसमें ये था कि ये डेफिसिट उसमें जाएगी, ये पूरा एक तरह से सेमाई। और कल मैं देख रहा था लॉन्ग रेंज फोरकास्ट पे ग्लोबल मॉडल्स की आगे तक की कह रहे हैं आपके इवन यानी मई तक एक तरह से ना स्ट्रेच होता हुआ यही सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो अगर आगे भी कम बारिशें होती हैं, जिसका गालिब इम्कान ये है कि कम होगी, तो फिर जाहिर है कि ऑलरेडी जो माइल्ड सी ड्राउट की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, और फिर आपको पता है कि बारिशें कम होने की सूरत में जाहिर है क्लाउडलेस स्काइज जब होते हैं टेम्परेचर भी बढ़ जाते हैं, फिर बढ़ने से फिर ज्यादा मॉइस्चर। और वैसे भी 2023 तो आई बिलीव सबसे गर्म साल हमने गुजारा है। आफिया साहिबा एक तो चलें, थैंक यू वेरी मच। सरफराज साहब आप जरा साथ ही रहिएगा चूंकि आप हमारे साथ हैं। आफिया साहिबा, एक तो ये पिक्चर डेफिनेटली आपके सामने है, आपका सब्जेक्ट है ये, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस हवाले से बात बार बार कर चुकी है, लेकिन रिसेंटली हमने जैसे अमेरिका के अंदर इंसिडेंट देखा, बहुत सारे लोग जो LA फायर है उसको भी रिलेट कर रहे हैं कि वो भी क्लाइमेट चेंज का ही एक असर है। और एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कॉलम भी इस पर 2 साल पहले लिखा था, उन्होंने कहा था कि ऐसा हो सकता है, बट इतना मैसिव हो सकता है, उन्होंने कहा ये मुझे भी नहीं पता था। तो इस सारी सूरत हाल पे आप क्या कह रही हैं, क्या मेजर्स हैं जो क्विकली अगर कुछ आप बताएं, और फिर हम ब्रेक के बाद इस पर मजीद भी बात करेंगे। जी जरूर, देखिए एक का तो जिक्र सरदार सरफराज साहब ने खुद किया कि क्लाइमेट लॉन्ग रेंज जो मॉडलिंग है, हमें अब उसकी तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है कि ये जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके हमारे ज़ाहिर ज़राअत पे भी असर होता है। और क्योंकि तमाम चीज़ों का एक दूसरे से ताल्लुक है, तो ज़राअत का मतलब है मईशत पे, आपकी फूड सिक्योरिटी पे, आपके माशरत पे, क्योंकि जिस जगह पे बारिशें नहीं हो रही लोगों को वहाँ से नकल मकानी करनी पड़ती है, अपने माल मवेशी वहाँ से मूव करने पड़ते हैं। कि ये सिर्फ एक चीज़ के ऊपर असर नहीं डालता, अगर हमारे और अगर नहीं बल्कि एग्रीकल्चर पे तो इसका असरात आएंगे ही। और उसमें जैसे कल मैं एक माहिर हैं हमारे ज़राअत के, उनसे बात कर रही थी, तो कहते कि इसमें हमारा वीट के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। अच्छा, जब वीट पे असर पड़ता है, आपकी फूड सिक्योरिटी की तरफ आपका जहन जाता है। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होगा कि अगर एक चीज़ या तो कम होगी तो आपको मंगानी पड़ेगी। इससे पहले भी हम मंगा चुके हैं वीट, जबकि हम वीट एक्सपोर्टिंग कंट्री, राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री के तौर पे जाने जाते थे। तो आपकी कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, कमोडिटी की प्राइसेस का असर आम लोगों पे पड़ता है। ये तमाम चीज़ें, और ये जो माशी बदहाली है उसमें अगर इजाफा होगा तो हमारे जो इलाके जहाँ पे लोगों का दारोमदार था इन बारिशों पे, उनको वहाँ से नकल मकानी भी करनी पड़ती है। तो उसमें एक सोशल एलिमेंट भी है, उसका एक आपके माइग्रेंट्स का हमने कोई मैपिंग नहीं की कि कहाँ जाते हैं लोग,
किस हाल में रहते हैं, वहाँ से क्या वापसी के लिए उनका कोई रास्ता होता है, वापस उनके इलाके में बेहतर जब हालात नहीं होंगे तो फिर वो उनके प्रोफेशन में क्या चेंजेस आएंगे। ये अडेप्टेशन प्लानिंग का वक्त आ गया है, अडेप्टेशन पॉलिसी भी आ चुकी है, लेकिन अब हमें बहुत सीरियसली इसको बिल्कुल छोटा से छोटा जो यूनिट है हमारे मुल्क का, उसकी मैपिंग करनी चाहिए यूनियन काउंसिल लेवल पे कि कौन सी यूनियन काउंसिल के ऊपर क्या असरात होंगे, वहाँ के लोगों की डेमोग्राफिक्स क्या हैं, पेशे क्या हैं, किस तरह से उसके ऊपर असर होगा। ये सिर्फ क्लाइमेट साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस है, ये आपकी इकोनॉमिक्स है। और आफिया साहिबा, अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं इस सारी सूरत हाल में? क्या अभी हमने कोई मैपिंग नहीं की है? हमारे पास उस तरह से ऑथेंटिक डाटा अब तक नहीं है। आपकी क्या रिसर्च है इस पे? नहीं, देखिए ये काम तो हो रहा है, मैं इस बात को हरगिज डिनाई नहीं करूंगी। और ना सिर्फ ये कि पहले पॉलिसी आ चुकी है अडेप्टेशन की, बल्कि वल्नरेबिलिटी मैपिंग हो गई है। ये जाहिर है उससे एक पहले का स्टेप है। वल्नरेबिलिटी मैपिंग के बाद फिर आप अडेप्टेशन, जिसमें हम कहते हैं कि लोकल एरिया अडेप्टेशन प्लान जो फैक्शन होता है वो बनने की जरूरत है। कुछ डिस्ट्रिक्ट से बने थे, कुछ साल पहले बने थे, वो एक जो आपके निजी इदारे हैं उनकी तरफ से बने थे, लेकिन जरूरत अब इस बात की है कि आपके हर डिस्ट्रिक्ट की और उसमें यूनियन काउंसिल लेवल तक मैं तो कहूँगी, क्योंकि हम एक ज्योग्राफियाई तौर पे बहुत बड़ा मुल्क हैं। हमारी एक एक यूनियन काउंसिल में भी लाखों लोग रहते हैं और उसका ज्योग्राफियाई एरिया ये सुन के अच्छा लगा आफिया साहिबा, सॉरी टू कट यू, कि अडेप्टेशन पॉलिसी जो है ना वो बन भी चुकी है और उसके ऊपर काम भी हो रहा है। अब इसमें तजावीज़ जो इंपॉर्टेंट इदारे हैं जो कि रिलेट करते हैं इस सारी सिचुएशन से, उनकी तजावीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सरदार सरफराज साहब से जान लेते हैं। सरदार साहब, यू बीइंग चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, क्या तजावीज़ दी गई हैं अभी तक महकमा मौसमियात की जानिब से, और क्या किया जा सकता है इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के असरात को थोड़ा कम करने के लिए? I think we lost your audio, सरदार साहब, अनफॉर्चुनेटली टाइम भी कम है। आपका बहुत शुक्रिया दोनों मेहमान शख्सियात का, और सरदार सरफराज साहब, जब भी आपको मदऊ करते हैं आप तशरीफ लाते हैं। इस अहम मौजू पे हम बात कर रहे थे। आप अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल लीजिए इस प्लानट को बचाने के लिए, जो भी आप बेहतर कर सकते हैं। एक क्विक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। जी, सबसे आगे में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं इस सेगमेंट में मारूफ एडवेंचर एथलीट समर खान से, जिन्होंने एशिया से बाहर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर करने का एजाज़ अपने नाम कर लिया है, पाकिस्तान का नाम सरबुलंद किया है। उन्होंने अर्जेंटीना में वाक़ 6961 मीटर बुलंद माउंट अकंकागुआ, मैंने बड़ी प्रैक्टिस की है उसको बोलने के लिए, अकंकागुआ को सर कर लिया है। आप बोल के दिखाएं जरा। नहीं, मैं नहीं बोल सकता, आपको इसलिए प्रैक्टिस करा दी थी कि आप बोल लें, तो ये अच्छा है। अच्छा जी, समर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इससे कबल भी कई एडवेंचर्स कर चुकी हैं, साइकिल वाइकिल भी चला चुकी है पहाड़ों के ऊपर। तुमने कहा जरा समर से गपशप लगाते हैं। हाउ आर यू, क्या हाल है? आई एम गुड, थैंक यू। चल रहा है। हाउ वाज दिस, ये कैसे प्लान हुआ, कैसे हुआ ये? इसके लिए मैं पिछले 2-3 साल से कोशिश कर रही थी एंड आई फाइनली सिक्योर्ड अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप लास्ट ईयर। और इस साल 9 ख़वातीन और थी, डिफरेंट ममालिक से थी और मैं एक पाकिस्तान से थी। सो मेरे लिए बड़ा अच्छा नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि इट वाज द फर्स्ट टाइम कि जब मैं 6000 मीटर से ऊपर जाना चाह रही थी। क्या फ़र्क क्या था, मतलब कितना डिफरेंस हुआ? स्ट्रेंथ ज़्यादा लगी, टेक्निक ज़्यादा लगी, स्किल ज़्यादा चाहिए थी इसके लिए, या फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी? एक तो फिजिकल इंड्योरेंस बहुत चाहिए होती है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा जो आखिरी समिट पुश होता है वो ऐसा है कि आप किलिमंजारो का समिट डबल कर दें तो अकंकागुआ का समिट बनता है। तकरीबन 8 से 9 घंटे हमें वहाँ पहुँचते हुए लगे। और सेकंड चीज़, एंडीज़ जो माउंटेन रेंज है वो अपने बहुत सडन वेदर चेंज के लिए बहुत फेमस है। तो इट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड विंडी। अच्छा, बहुत ठंड थी वहाँ पे। okay, so अच्छा, डिफरेंस आपने क्या फील किया? क्योंकि मैं देख रही थी, आपने कुछ सोशल मीडिया पे भी लिखा हुआ था कि पहली मर्तबा आपके पास प्रोफेशनल गियर था वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी भी थी और इसके अलावा शावर की फैसिलिटी बेस कैंप पर भी मौजूद थी। पाकिस्तान में ये सब कुछ मौजूद नहीं है जो वहाँ पर था। पाकिस्तान में तो हम लोग बड़ा सैवेजली एक्सपेडिशंस करते हैं, हम लोग 2-2 स्टेजेस कर रहे होते हैं और 2-2 3-3 हफ्ते गंदे रहते हैं। हमारे पास बड़ा मुश्किल से पीने का पानी होता है, शावर तो दूर की बात। और क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल क्लाइंबर्स और एक्सपर्ट्स वहाँ पे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा फुली फैसिलिटेटेड था। वहाँ पे हमें बहुत हैवी हाई कुजीन मील्स मिलते थे, बड़ी रिमोट वाइल्ड जगह पे। शावर फैसिलिटीज़ थी। और दूसरा ये कि क्योंकि मेरा फुली फंडेड था तो दे कनेक्टेड मी विद प्रोफेशनल इंटरनेशनल कंपनीज। मेरे पास ज़िंदगी में पहली दफ़ा प्रोफेशनल जैकेट थी, प्रोफेशनल बूट्स थे, प्रोफेशनल गॉगल, हेलमेट, सब कुछ नहीं। तो पाकिस्तान में हम ज़्यादातर
संडे मार्केट पे रिलाई तो करते हैं। बहुत मुश्किल है क्या ये इस तरह से अगर कोई स्कॉलरशिप दे या फिर ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ तक पहुँचाना, या फिर फोकस नहीं है उस तरफ? पाकिस्तान में एक तो आपका लोकल स्पोर्ट्स ब्रांड नहीं है, आउटडोर गियर नहीं है, हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, टेक्निकल जैकेट जो आपको चाहिए होती है। अगर मैं किसी से कहूँ मुझे विंड ब्रेकर चाहिए तो मुझे रेन कोट सी के दे देता है। तो यहाँ पे बेसिक नॉलेज और बेसिक प्लेटफॉर्म ही नहीं है। इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। हालांकि अकनकागुआ इज़ हार्डली 7000 मीटर्स पीक। पाकिस्तान में उससे कहीं ज़्यादा बड़ी पीक्स हैं। हमारे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास वो ब्रांड्स नहीं है जो हमें चाहिए। सही। अच्छा ये बताएं कि स्नो बोर्डिंग भी करती हैं आप, साइकिलिंग भी करती हैं। इससे पहले आई थिंक आप डिफरेंट शोज़ में एज साइकिलिस्ट भी जाती रही हैं, उसके बाद अब ये दूसरा एडवेंचर भी शुरू कर दिया। क्या क्या अभी तक किया है आपने और क्या क्या करने का आगे इरादा है? माउंटेन बाइकिंग इज स्टिल देयर। आई डू इट एज पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग हाई एल्टीट्यूड में टू ट्रेन माई लंग्स एंड एक्लेमेटाइजेशन के लिए, ताकि मुझे हाइट सिकनेस ना हो। और स्नो बोर्डिंग मैं अपने लिए कर रही हूँ, उसमें मैं रेसिंग इवेंट्स भी कर रही हूँ। मैंने एक चैम्पियनशिप भी जीती है नेशनल लेवल पे, एक इंटरनेशनल रेस जीती है रेड बुल होम रन। और अभी लास्ट ईयर मैंने कॉन्टिनेंट यूरोप की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रेस पे स्नो बोर्डिंग अटैम्प्ट की थी। सो ये मेरा तीसरा 7 समिट है, 7 हाईएस्ट पीक्स ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स जिनको आप फॉलो करते हैं। एंड मेरा गोल बेसिकली एक्शन स्पोर्ट्स को प्रमोट और नॉर्मलाइज करना है पाकिस्तान में, बोथ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। क्योंकि एज अ होम ऑफ बिग पीक्स एंड बिग माउंटेन्स हमारा प्ले ग्राउंड होना चाहिए कराक्रम, हिंदुकुश, हिमालयस। और हमें चाहिए कि वी शुड बी द पायनियर्स इन एक्शन स्पोर्ट्स, क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा प्ले ग्राउंड है। द ओनली थिंग इज़ लैक ऑफ स्पॉन्सर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड गुड ब्रांड्स इन पाकिस्तान। अच्छा ये जो स्कॉलरशिप्स हैं, ये क्या आम बच्चे या नए जो लोग करने वाले हैं, सिंस यूर एक्सपीरियंस नाउ यू नो इन कांटेक्ट विद द पीपल इंटरनेशनली भी, आम बच्चे भी कर सकते हैं इसको? उसका क्या तरीक़ाकार है? अगर कोई आम माउंटेनियर है, लोकल लेवल पे कर रहा है, वो भी सिक्योर कर सकता है इसको इफ शी इज टैलेंटेड इनफ? अच्छा, स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक इंटरनेशनल कंपनी थी बाय वुमेन फॉर वुमेन, जो माउंटेनियरिंग सिखाती है ख़वातीन को, क्योंकि उन्हें पता है वुमेन ऑल अराउंड द वर्ल्ड दे डोंट हैव इनफ अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी मुल्क में। तो सिर्फ पाकिस्तानी मसला ही नहीं, ये हर जगह पे है। सो उसके लिए आप अप्लाई करते हैं। अगर वो देखते हैं कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपको एल्टीट्यूड पे प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उनके लिए लायबिलिटी नहीं बनेंगे, आपके पास बेसिक टेक्निकल नॉलेज है चीज़ों की, तो फिर वो आपको बेसिकली ये क्राइटेरिया होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप थोड़ा बहुत होना चाहिए आपका, क्योंकि बिल्कुल न्यूबीज को लेके वो बेबी सेट नहीं कर सकते, उधर माउंटेन्स पे इतना टाइम ही नहीं होता। माय पॉइंट इज हाउ टू गेट कनेक्टेड विद देम। इज जस्ट योर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स या फिर कोई सर्टेन फोरम्स हैं जहां पे जाके कोई भी शख्स अप्लाई कर सकता है, यू नो, बाय प्रूविंग दैट सर्टिफिकेशन या जो भी उनकी वेरिफिकेशन है आप ले सकते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स ऑनलाइन ओपन ऑन देयर वेबसाइट्स, एनीबॉडी कैन एक्सेस, एनीबॉडी कैन अप्लाई। वो इट्स ओपन फॉर एवरीवन। अब मैं बिल्कुल नहीं जानती थी इन लोगों को, इनकी एक उड़ती फिरती उस पे सोशल मीडिया पे एप्लीकेशन आई, मैंने उसको अप्लाई किया, आई फिल्ड देयर एप्लीकेशन फॉर्म, 4-5 महीने बाद मुझे उनका रिस्पांस आ गया, यू आर सिलेक्टेड। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा एंजॉय आपने कौन से एडवेंचर को किया अभी तक, आपने जितने भी किए हैं? अभी तक मैंने सबसे ज़्यादा माउंट एल्ब्रेस को किया है, बिकॉज मैं जो पाकिस्तान में करना चाहती थी काफ़ी सालों से, वो करने का मौका मुझे माउंट एल्ब्रेस पे मिला। क्या करना चाह रही थी आप? जिंदगी में पहली दफ़ा मैंने कोई 4-5 किलोमीटर से लंबी स्लोप पे स्नो बोर्डिंग की, और वो मुझे माउंट एल्ब्रेस पे मिला। क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास एक ही कमर्शियल स्की रिजॉर्ट है, वो भी बहुत छोटा सा है मालम जबा में। और जब हम ओपन माउंटेन्स पे जाते हैं तो हम 5-6 घंटे क्लाइंब करते हैं, फिर हमें एक रन मिलता है एक दिन में, बहुत ख्वारी के बाद, क्योंकि चेयर लिफ्ट्स नहीं है, स्नो कैट्स नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो दूसरे, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत स्की रिजॉर्ट्स थे, देयर वर मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल चेयर लिफ्ट, गंडोला फैसिलिटी थी, हम आराम से ऊपर पहुँच गए। और सबसे चैलेंजिंग कौन सा एडवेंचर लगा? चैलेंजिंग ये वाला था, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग जो है वो कितनी ज़्यादा होती है, कितने वक्त तक होती है और कितनी हार्ड होती है, ज़रा ये बताएं, फिजिकल भी एंड मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी। मैं तो पूरा साल खुद को ट्रेन करती हूँ, इनको पता है कि ही सीज मी ऑन हाइक्स में, मार्गला हिल्स पे हाइकिंग करती हूँ आफ्टर एवरी अदर डे, एक दिन छोड़ के। फिर बीच में मेरी डेली जिम होता है शाम को, उसमें मैं बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। और मैं साइकिलिंग करती हूँ नॉर्थ में जाके हर दूसरे-तीसरे महीने, ताकि मैं एल्टीट्यूड पे ऊपर नीचे जाऊँ और मुझे हाइट सिकनेस के मसले ना हो। सो क्योंकि पाकिस्तान ऐसी मार्केट है कि आप
आपको पता ही नहीं चलता, आपको किसी भी टाइम कहीं से भी कोई स्पॉन्सर या अपॉर्चुनिटी मिल जाए सडनली, या कोई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। तो बैठ के इंतजार करते रहें जितने भी एडवेंचर्स हैं कि हमें सडनली कोई एक्सप्लोर कर ले और हमें स्पॉन्सर मिल जाए। आपको पता है मुझे एक्शन स्पोर्ट्स करते हुए 8 साल हो गए हैं। मैं जिन लोगों को स्पॉन्सर या प्रपोजल के लिए अप्रोच करती हूँ वो सारे मुझे जानते हैं, हर ब्रांड और कंपनी के लोग मुझे फॉलो करते हैं। लेकिन और ये मुझे इंटरनेशनल कंपनी ने फुली फंडेड सिक्योर पूरा स्कॉलरशिप दिया था, लेकिन मैं अपने एयर टिकट के लिए अर्जेंटीना 10 लाख का लोन लेके गई हूँ। अब पूरी पाकिस्तान मुझे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी 10 लाख का लोन वापस करना है एंड आई डोंट हैव एनी स्पॉन्सरशिप एट द मोमेंट टू रिटर्न दैट। इसकी बुनियादी वजह क्या है? व्हाट द बेसिक रीजन दैट यू सी कि क्यों? हालांकि हमने बहुत से लोग देखे हैं उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन विद द टाइम इट गेट्स सॉर्टेड, बट आई हैव सीन सम आर ऑफन कंप्लेनिंग कि मेरे साथ ये मसाइल हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या नजर आती है आपको? नहीं, आई जस्ट स्टेट फैक्ट्स। आप मैं जो भी बातें कर रही हूँ आप वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो मर्जी हम दूसरे एथलीट्स कर लें वो हम इनविजिबल ही रहेंगे, और अगर कोई क्रिकेटर होगा उसका बच्चा पैदा होगा, उसकी तलाक होगी, वो पूरी पाकिस्तान को पता चल जाएगा। हाँ नहीं, लेकिन जैसे मुझे याद है जब हमने अरशद नदीम को फर्स्ट टाइम इंटरव्यू किया था तो वो इतने कोई नोन नहीं थे, नेशनल लेवल पे खेलते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने जब उनकी अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स आई और फिर वो सामने आए तो दुनिया ने उनको एक्नॉलेज किया। सो वंस व्हेन यू हिट दैट पॉइंट, आई बिलीव चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर है, जैसे MMA फाइटर्स हमारे पास आते हैं, अब MMA कोई इतनी मकबूल स्पोर्ट्स है नहीं पाकिस्तान में, ख़वातीन की मैं बात करूँ, लेकिन उनको एक्नॉलेज किया जाता है। सो व्हाट्स बेसिकली दैट पर्टिकुलर यू नो द रीज़न जिसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ, दैट यू थिंक बीइंग एन एडवेंचर एथलीट दैट यू कॉल, उसको इतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही? क्या कंपनीज़ को कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं नज़र आ रहा? आपकी एक्सपेडिशन में कोई मसाइल है या तनकीद की जद में भी रहती हो अक्सर, वो एक बुनियादी वजह? What is the basic reason जो आपको लगता है कि यार इस वजह से शायद मुझे लगता है कि स्पॉन्सर्स उतना लिफ्ट नहीं कराते या इस तरफ नहीं आते? क्योंकि गवर्नमेंट ने भी तो नहीं किया ना, अभी तक गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसी एक्नॉलेजमेंट नहीं दी। तब दुनिया को नजर आया जब उन्होंने अपने बलबूते पे लाइक वन मैन आर्मी उन्होंने पूरी गेम चेंज किया एंड ही वॉन दी ओलंपिक्स। अगर उनका कोई भी सेकंड थर्ड पोजीशन आ जाती, उनका यही स्ट्रगल कंटिन्यू रहनी थी, फिर भी लोगों को नजर नहीं आना था, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक्स में एक मेडल ले आए, पूरी बोझ उन पे था, बाकी सारे ओलंपियंस नहीं जीत सके, तो वो एक चीज़ बन गई। लेकिन ओवरऑल स्पोर्ट्स की कंडीशंस और एक्शन स्पोर्ट्स को वैसे भी एज अ रिक्रिएशन देखा जाता है कि तो घूमती फिरती आगे पीछे, दे डोंट सी इट एज अ प्रोफेशनल कैटेगरी और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। हालांकि इसके प्रोफेशनल रेसिंग इवेंट्स होते हैं, माउंटेनियरिंग इज़ अ प्रोफेशनल कैटेगरी, पूरे इसमें मल्टीपल कैटेगरी सब कुछ है। इसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में इट्स जस्ट यू हू क्लेम्स इट, और कोई है नहीं उस तरह का कोई कंपटीशन नहीं है, या कोई एक एक्सट्रीम नहीं है, अच्छा मैंने ओलंपिक्स में जाना है या मैंने कोई वर्ल्ड कप जीतना है या कोई एशियन गेम्स जीतनी है, उस तरह का कोई गोल सामने नहीं आता। इस वजह से लोग कहते हैं कि यार इट्स नॉट एन अचीवमेंट, अच्छा आप चले गए, एज यू सेड घूम फिर के आ जाती है। तो इस ये भी एक वजह हो सकती है इसकी। एज अ स्नोबोर्डर जिस तरह आई एम वेरी रेडी फॉर इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स एंड चैम्पियनशिप अलॉन्ग विद अदर स्कीयर्स एंड स्नोबोर्डर्स जिनका पता भी नहीं है कि कोई कैटेगरी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं पाकिस्तान में। और माउंटेनियरिंग तो मैं अपने बलबूते पे कर रही हूँ, आई फाइंड स्मॉल बिग स्पॉन्सर्स या मैं अपने पैसे जमा कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ मेरा चल रहा है। इट्स बिन 8 years, आई हैव बिन टू मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, मल्टीपल एक्सपेडिशंस, इट मीन्स आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एक्टिवली। बट द थिंग इज कि इसका कोई सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं है एक्शन स्पोर्ट्स का, जैसे कोई भी एसोसिएशन या फेडरेशन होती है हु इज रिस्पॉन्सिबल टू ग्रो द स्पोर्ट, सो वी डोंट हैव दैट। तो समर दुनिया में क्या सिचुएशन है इंटरनेशनली, अगर हम दूसरे मुल्कों में देखें वहां पर भी ऐसे तो यही मॉडल फॉलो होता है, आई थिंक ऐसे ही होता है। सो देयर आर इंटरनेशनल एसोसिएशंस एंड फेडरेशंस व्हिच सर्टिफाई यू। अभी अगर मुझे एज अ सर्टिफाई माउंटेनियर या सर्टिफाई कोई गाइड बनना है तो मुझे US जाके उधर से सर्टिफिकेशन लेनी है। सो प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं बट फॉर अदर कंट्रीज एंड फॉर अदर कॉन्टिनेंट्स, नॉट फॉर पाकिस्तान। प्लस जितने भी एथलीट्स और माउंटेनियर्स आप उठा के देख लें, वो किसी न किसी बड़े ब्रांड या कंपनी के स्पोर्ट्स एम्बेसडर्स होंगे। दे टेक मंथली सैलरीज, दे रिप्रेजेंट देम इन रिटर्न। उनकी पूरी मेडिकल की टीम होती है, रिहैब की टीम होती है, एंड दे आर फुली फैसिलिटेटेड। अगर आपको एक फील्ड में 8 साल 10 साल हो गए हैं, फिर वो एज एन इंस्ट्रक्टर भी काम करते हैं, दे टीच अदर्स एंड दे गेट पेड फॉर इट, और उसका अलहदा एक और सिस्टम पाकिस्तान में नहीं है।
चले ठीक है, थैंक यू समा, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू व्हाटएवर यू गोना डू द बेस्ट। अल्लाह करे आपके लिए और आसानी हो, अच्छा हो। तो समर से आप मिले जी, एडवेंचर स्पोर्ट्स करती हैं, एडवेंचर एथलीट है और गिले शिकवे करती हैं, तो हमने कहा इनके गिले शिकवे को भी थोड़ा एड्रेस कर लिया जाए और उसके साथ साथ आगे बढ़ जाया जाए। सो इट्स बोथ वे थिंग। आई थिंक कंपनीज को भी अपना इंटरेस्ट नजर आता है और एथलीट्स को भी इस तरह की सपोर्ट चाहिए होती है, उसके बगैर होता नहीं है। इस पर हम बात करते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक ऐसी सोशल मीडिया स्टार से, आपकी स्टार कह सकते हैं उनको, सेंसेशन कह सकते हैं, सोशल मीडिया वायरल सेंसेशन कह सकते हैं हम, वायरल हुए हुए हैं। शुमाइला, जिनको आपने देखा होगा, हैं वो 9 साल की, उनकी वीडियो जो है वो बहुत फेमस हुई थी, बड़ी वायरल हुई थी। अंग्रेजी बड़ी फरफर बोलती हैं, बड़े एक्सेंट के साथ बोलती हैं, हालांकि स्कूल नहीं जाती। अब उन्होंने अंग्रेजी कहाँ से सीखी, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन कल जो हमने रिकॉर्ड किया था उसकी तरफ अभी दिखा देते हैं ना, ब्रेक तो नहीं लेनी, ब्रेक नहीं लेनी, अभी हमने दिखाना है आपको। कल एक्चुअली सेशन में रिकॉर्ड किया था क्योंकि लाइव अपडेट्स आ जाती है, वो लेनी ज़रूरी होती है, लेकिन शुमाइला भी कल आ गई थी। और खूबी इनकी ये है कि ये बिल्कुल एक गरीब से मुतवस्सित से घर से इनका ताल्लुक है, लेकिन फॉरनर से अंग्रेजी इनकी मकबूल हो गई और लोगों में बड़ा मकबूल है। अब फॉरनर्स इनको यूरोज और डॉलर्स दे के जाते हैं भाई, और कलेक्शन भी है इनके पास। सो आपको दिखाते हैं हमारी क्या बातचीत हुई शुमाइला से। अब मुलाकात करवाते हैं आपकी एक ऐसी सोशल मीडिया स्टार से जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है और उसकी वजह बड़ी दिलचस्प है उनके वायरल होने की। पेशावर में वर्सक बंद के पास रहने वाली 9 साला शुमाइला, आपने सोशल पे देखा होगा उनको, माय नेम इज शुमाइला, उनकी जो टैग लाइन मशहूर है। वहाँ पे छली और दीगर दाने वगैरह फ़रोख्त करती हैं, खुश्क मेवाजात बेचती हैं, लेकिन जो वहाँ पे ओवरसीज़ आते हैं, गैर मुल्की सयाह आते हैं, उनमें ये काफ़ी मकबूल है। उसकी वजह इनका लबो लहजा है, बड़ी फ्लुएंटली अंग्रेज़ी बोलती हैं, कमाल बोलती हैं, लोगों को इम्प्रेस करती हैं, और यही वजह है कि आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई है। वो वीडियो जिस वीडियो ने इनको मशहूर किया, जिनकी वजह शोहरत बनी, आपको पहले वो दिखाते हैं और फिर शुमाइला से मुलाकात करवाते हैं आपकी। देखिए वीडियो। You want to buy something? Yes. What are you selling? Peanut, sunflower seeds, and more something you just... What is your name? Shumala. Shumaila. Shumaila, where are you from? I'm from Peshawar. You're from Peshawar? Where did you learn English? Well, teaching me in the home. At home? Yeah. Okay, so what will you give me today? What should I buy? What is this? You just see, you have eyes. जी, तो ये वीडियो है शुमाइला की, जो अंग्रेज़ी तो बोलती ही बोलती हैं, बड़ी ज़बरदस्त बोलती हैं और एक्सेंट के साथ बोलती हैं। इसके अलावा मुझे पता चला कि 5 और ज़बानें भी वो बोलती हैं। और जब उनसे पूछा गया, जब हमने उनसे पूछा ये सेगमेंट शुरू करने से पहले कि भाई आपने ये सीखी कहाँ से, तो वो कहती हैं कि मैं स्कूल तो नहीं गई, लेकिन उन्होंने अपने बाबा से सीखा है, जो खुद 14 से ज़्यादा ज़ुबानें जानते हैं। तो हमने सोचा कि आज शुमाइला से भी बात करते हैं, और उनके जो फादर हैं, उनके बाबा जो हैं यूसुफ अली शाह साहब, वो भी हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए यूसुफ साहब। शुमाइला, कैसी हो आप? ठीक हो? आपसे इंग्लिश में बात करूं कि उर्दू में बात करूं? You decide. I decide. How are you, Shumaila? I am fine. And how are your studies now going, since you have started studying now, right? Yes, I starting. Okay. चलें, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो आपके बाबा ने जब आपको ये सिखाना शुरू किया, आपको खुद शौक था? Have you asked your बाबा to make you learn English and all, या फिर खुद से हुआ? वो क्या है ना, मुझे बाबा को शौक थे, तो उन्होंने 14 सीख ली। मेरी शौक है कि मैं 15 सीखूं। 25. So what's 6 languages that you speak for now? I am now speaking Urdu, Okay. English, Saraiki, Punjabi, Pashto, Chatrali. You know, Pashto my language, Chatrali my mother language, and the 3 language I love it. So what was that particular moment जब वो overseas जो भी हमारे सयाह आपके पास आए और उन्होंने आपसे बात की, did you have this in your mind idea, Shumaila, कि you're going to be famous worldwide, globally people are going to admire you for your accent, the way you talk? You know, I don't interest of social medias, so everybody come, he want to make a video and he can go. But there one uncle, from Chatral, and he want to say, don't do this, you want to go to school. So he wanna tell me. So when this particular clip happened, when the guy was actually capturing your video, was this in your mind that it's going to be viral or something? Did you have the idea what impact social media has? Everybody said you are viral in the Facebook. So TikTok, people actually told you didn't know? Yes. Okay. But I tell him I don't interest. I only interest my business. All right. So he. So had it did it help to grow your business? Yeah. Did people started coming more to buy things from you? Yes. So I sell it, and we are, my time we are going to morning 4 o'clock and back the night
20-30 ऑनर का। ओके, ये बगैर पढ़े वो बच्चे, वैसे तो ये कोई इतनी ज़्यादा अचंभे की बात आपके लिए नहीं होगी। आप कह रहे होंगे कि बहुत सारे अंग्रेज़ बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, फ्लुएंट अंग्रेज़ी बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए मसला है ना, हम देसी पाकिस्तानियों के लिए हम फ्लुएंट नहीं होते इतने। और एक बच्ची जो स्कूल नहीं गई है, न सिर्फ स्कूल नहीं गई है बल्कि एक ऐसे एरिया में रहती है जहाँ पे तालीम का रुझान नहीं है, तो उसके लिए डेफिनेटली ये बहुत ही ज़बरदस्त और इम्प्रेसिव बात है। और उसके पीछे जो फोर्स है वो एक बेटी के लिए बाप की फोर्स वैसे ही बहुत अहम होती है। यूसुफ साहब बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 14-15 ज़बानें खुद बोलते हैं। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, ये कहाँ से इतनी ज़बानें सीखी? हमसे एक अपनी उर्दू से ही नहीं बोली जाती यूसुफ साहब। एक्चुअली पहले मेरा ताल्लुक डिफेंस फोर्सेस से रहा है। अच्छा, पहले आर्मी में रहा हूँ। ओके। और आप कह सकते हैं कि कारगिल की लड़ाई भी लड़ी है। अच्छा। आर्मी की तरफ से। और यहाँ पे जब अफगान रिफ्यूजीज आए थे तो पर्शियन और उज़्बेक बोलते थे। अच्छा। तो मैंने उज़्बेक और पर्शियन उनसे सीखी। बाद में पता लगा कि उज़्बेक असल में ये तुर्किश लैंग्वेज है। अच्छा, मिलती जुलती है उससे? मिलती जुलती क्या, एक ही चीज़ है। छोटा सा इम्तहान ले तो एक लाइन आपको बताता हूँ, वो लाइन आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस में मुझे बोल के बतानी है। ठीक है, आप चलें ये कहते हैं कि मैं और मेरी बेटी अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। उर्दू से शुरू करते हैं। मैं और मेरी बेटी। आप कुछ बोलें फिर हम। नहीं, ये लाइन है ना, इस लाइन को हम लैंग्वेजेस में। मैं और मेरी बेटी अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज ये दरी जुबान में जो से बोलते हैं, माँ व दुख्तार मान अमरो वतानी खुद ही वो दे खुद। टर्किश में कैसे बोलेंगे? ही वो दे खुद बिस्यो दोस्त दौरिम। इंग्लिश में मी एंड माय डॉटर। ऑफ कोर्स। वी लव अवर कंट्री। टर्किश में आपने बोल दिया। उज़्बेक में कैसे बोलेंगे? ये दरी है। माँ व दुख्तार। ठीक है। पाकिस्तान दो सारे। ओके। और रशियन में कैसे बोलेंगे? रशिया में आई नो ये टफ है एकदम से करना, लेकिन मैं चाहता हूँ जरा वो असल में इस तरह के अचानक आप लोग आई नो एक मिक्सअप होता है 15 ज़ुबानों को 14 ज़ुबानों को जो सा ना। आप रशियन में कोई एक जुमला अपनी पसंद का हमें बोल के दिखाएं। रशिया में एक जिस तरह ना कि आप इनिशियल किसी से मिलते हैं, एक्सक्यूज मी के लिए शुक्रिया के लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, स्पेसिबल। अच्छा। और आप कहते हैं कि मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं। स्पेसिबिलिटी खोचूस स्प्रेसिट Oops. Come on. Thank you very much. It was quite interesting for me, for a person like you who has been, to the countries and having the exposure. Yes. उसके बाद अगर वो तालीम से थोड़ा सा बच्ची दूर थी. So Shumaila, since now you're a viral personality, you're a social media sensation, I must say. What are your future plans? What you want to be? Do you also want to be a sort of tourist, touring, traveling the world and all? No. What are your plans? My plan, I became a flyer. You want to be a flyer? Yes. Since your father has been working in Air Force, so you want to be a flyer. लोग recognize करते हैं अब आपको, शुमाइला आके सेल्फी बनाते हैं आपके साथ? मैं नहीं बनाती। अच्छा, आप नहीं बनाती? क्योंकि मैं कहती हूँ कि मेरे बाबा की परमिशन के बिना मैं कुछ नहीं करती। लेकिन पहला वीडियो तो बाबा की परमिशन के बगैर बना और वो वायरल भी हो गया। मैं वो नहीं है ना, उसी की वजह से अभी मैं किसी के साथ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि उस दिन इस तरह हुआ था ना, अंग्रेज़ आए हुए थे तो मैं उनसे बात कर रही थी ना, तो इन्होंने बताया तुमने उनके साथ कौन सी लैंग्वेज में बात की है, तो मैंने कहा इंग्लिश। तो उन्होंने वीडियो बनाई है सबसे पहले। अच्छा। इस वीडियो बनाई है ना, मुझे पता भी नहीं चला, ये तो तीसरे नंबर। अच्छा। तो उससे पहले मुझे पता भी नहीं चला, उन्होंने वीडियो लेके फेसबुक पे डाला। तो आप शाह साहब नहीं चाहते कि शुमाइला मजीद वायरल हो, लोग इसको जाने? ये तो हमारा प्राइड है। प्राइड है या कहीं ना कहीं कोई रिवायती ऐसी बातें, इलाकाई मसाइल हैं? कोई मसला नहीं, मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड। मेरे वालिद साहब आपको पता है कि आर्मी में। कोर्स आपने बेटी को, और मेरी बेटी इतनी क्लोज है, मैं जिस तरह आप कहते हैं अगर इसने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है ना, तो इसको मैंने सिर्फ एक चीज़ समझा दी कि बेटा ये थोड़ा सच है। ठीक। तो इसने वो चीज़ पिक की कि मेरे बाबा को ये चीज़ पसंद है, तो इसी तरह मेरी बेटियों को जो चीज़ पसंद है ना, अच्छा, मेरी सबसे बेहतरीन। तो जब आपने इसको इंग्लिश के लिए ट्रेन किया था, यूजुअली वालिदैन नहीं करते ना, एक बाप जो इतने रिमोट एरिया में रहता है अपनी बेटी पे ट्रस्ट करे, उसे इंग्लिश सिखाए, वो जो भी काम कर रही है, तो आपके जहन में था कहीं कि क्योंकि फॉरनर्स आते हैं तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है? वैसे ही आपने कहा? नहीं, ज़रूरी था। हाँ। ये पिछले 9 महीने में इसकी ये अचीवमेंट है। यार आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि सुबह सवेरे हम जाते हैं टनल में, हम रात को 9-10 बजे आते हैं, खाना खाती हैं, नमाज़ पढ़ती है, उसके बाद ये USB ऑन करती है या मेरा मोबाइल लेती है, फिर मुझसे पूछती है। कुछ फॉरेन करेंसी भी इकट्ठी की हुई है? जी जी। कुछ सिक्के वगैरह भी हैं आपके पास और करेंसी भी है? डू यू हैव सम? यस। कौन सी करेंसी है? चाइना, तुर्की, आई हैव सो मेनी, आई डोंट। और ये वो है जो लोग आपको देकर गए? यस। अब तक सबसे ज़्यादा पैसे किसने दिए हैं? किस फॉरेनर ने सबसे बड़ा नोट दिया? $100 दिया किसी ने? इस तरह तो हुआ। बता नहीं रहे शुमाइला, पैसे बहुत इकट्ठे कर लिए लड़की ने।
वो जो छोटे छोटे जो बड़े वाले हैं वो घर में रखे हुए छोटे अपने साथ। So how do you get to know? आपको करेंसीज का तो नहीं पता कि अभी किसी ने यूरो निकाल के दिए हैं? यूरोस है। यूरोस हैं? यूरोस का पता है? पाउंड्स का भी पता है? हाँ। सब बताइए। डॉलर्स का भी पता है? हाँ। इसका मतलब है ये पता है कि इस नोट की कितनी वर्थ है? हाँ, मेरे पास $20 और $10 मेरे पास टोटल मिला के अभी जो बैग में पड़े हुए हैं ना वहाँ पर, तो वो 40 है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में किसी एम्बेसी के साथ कोई एज ट्रांसलेटर काम करी होगी शुमाइला, और जो बाहर से हमारे मेहमान आएंगे, टर्किश होंगे या उज़्बेक होंगे, उनको ट्रांसलेट करी होंगी पाकिस्तान के प्रीमियर के लिए। ऐसा लगता है हमें, इतनी टैलेंटेड है और कॉन्फिडेंस भी बहुत है इनमें, और उसकी वजह जाहिर बात है इनके वालिद हैं जो साथ बैठे हुए हैं। सो यही मैसेज है सभी, खास तौर पे जो वालिदैन हैं और वालिद इन पर्टिकुलर, अगर आप पावर बनते हैं ना, बैक बनते हैं अपनी बेटी के लिए, आप उनको वो कॉन्फिडेंस देते हैं जिसकी उसको ज़रूरत है, तो वो किसी से कम नहीं है। दिस इज़ हाउ दे कैन प्रूव। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये भी बात करते हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते कि मीन्स हमारे पास नहीं है। देखिए, अगर आपने अपने बच्चों को कुछ सिखाना है ना, तो आप अपने घर के अंदर रहते हुए भी सिखा सकते हैं। ये जो आपके पास मीन्स हो या ना हो, फ़ोन सबके पास होता है। अगर आप फ़ोन से चाहें, सोशल मीडिया से चाहें, इंटरनेट से चाहें, तो भी बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। मिसाल आपके सामने है, फादर, और उसके साथ साथ इंटरनेट का सही इस्तेमाल। शुमाइला, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत क्यूट हो, अल्लाह करे आप 250 लैंग्वेजेस जो आपने सीखनी है ना वो सारी सीखो। यूसुफ साहब, थैंक यू सो मच, आप बहुत इंस्पायरिंग है। आप एक बहुत अच्छी मिसाल है उन तमाम लोगों के लिए जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, स्पेशली बेटियों के साथ खड़े नहीं होते हैं। आपने साबित किया अपनी बेटी के साथ खड़े होकर, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। कीप वाचिंग। वेलकम बैक। फाइनली हम वो मसला डिस्कस करने लगे हैं जो हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है, जो हमारे दिलों के बहुत करीब है। मेरी कोच का बहुत बड़ा कंसर्न है। कुछ नहीं खाती हैं खातून इस चक्कर में कि मैं कहीं मेरे ऊपर फैट गेन ना हो जाए, और साथ साथ ये दूसरों को तनबीह भी करती हैं, और इस चक्कर में उन्होंने इतने अच्छे अच्छे मौसम में इस्लामाबाद के पकोड़े नहीं खाए, चाय नहीं पी, बिकॉज चर्बी। अब चर्बी ये इन समेत बहुत से लोगों का मसला है, मेरा तो है ही, बस मुझ जैसे लोग परवाह नहीं करते और आयशा ज़रा ज़्यादा परवाह करती है। कुछ लोग जो होते हैं ना बेचारे, उनकी वेट गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो हमारी टेंडेंसी ज़रा ज़्यादा है। लेकिन क्या आपका पेट भी बड़ा हुआ है? हमारी खाने की टेंडेंसी, आपकी खाने की टेंडेंसी ज़्यादा है। क्या आपका पेट भी बड़ा हुआ है, वजन कम हो गया लेकिन पेट अंदर नहीं जा रहा? तो हमने सोचा कि ये जो मसले मसाइल हैं, जो मेरा भी मसला है, आपका भी मसला है, इनका भी मसला है, मेरे ख्याल से जो हमारी गेस्ट हैं थोड़ा सा उनका भी मसला होगा। अच्छा सुनो, ये नहीं है कि पेट अंदर नहीं जा रहा, लोग कहते हैं यार सब कुछ हो जाता है, पेट अंदर नहीं जाता। यार मैं तो कुछ खाता भी नहीं हूं, यार पेट को हम कैसे कम करें? तो हमने कहा ये जो कि हम सबका यूनिवर्सल कौमी मसला है पेट, तो इस पे हम बात करें, और उस हवाले से हमने एक एक्सपर्ट को मदऊ किया है। वैसे बहुत सारी खतरनाक बीमारियां भी इससे हो सकती हैं, डायबिटीज हो सकती है, दिल के अमराज हो सकते हैं। हमने कहा इस पे बात करें, और ये सेशन आज हम आपके लिए रखें। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सुहेब खान साहब। उनसे ज़रा हम डिफरेंट सर्जरीज के बारे में भी जानेंगे कि पेट की चर्बी को कम करने के लिए की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती, नुकसानात क्या हैं, और इसके अलावा नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, आपका शुक्र। सब बताएं सर, ये यूनिवर्सल मसला जो है, वजन कम कर लिया, बड़ी मेहनत कर ली, पेट अंदर नहीं जाता, उसकी क्या रीज़न है? मेन चीज़ तो ये है कि ओबेसिटी जो है ये किसी की इंटेंशन नहीं होती, नो बॉडी वांट टू गेट ओबेसिटी, लेकिन ये है कि इट्स अ डिज़ीज़, और फैमिलीज़ में रन करती है, या फिर हमारे आल्दो के डाइट जब हम ज़्यादा लें तो टू सम एक्सटेंट वो भी मैटर करती है। हमारे एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि उसमें भी अब कैलोरीज हम कम यूटिलाइज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी वेट गेन होता है। लेकिन ये है कि मेन चीज़ तो ये है कि जिन फैमिलीज़ में ये रन करती है ओबेसिटी, तो उनमें ये है कि वो अपनी डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल रखें। एक्सरसाइज ये नहीं है कि जिम जाएं या कुछ, जस्ट 30 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक, या अगर कोई रनिंग कर कोई भी अच्छा, सबसे पहले हम अगर इसको स्टार्ट करें तो मैं आपसे कहूँगा कि आप गुड फैट और बैड फैट को डिफाइन करें। दिस पेट का फैट इज कॉल्ड बैड फैट। इसको बैड फैट क्यों कहते हैं? फैट तो कोई भी हो, वो बैड ही होगा। सारे जिस तरह आप कह रहे हैं हर फैट ही बैड है, लेकिन ये है कि जो बेली का फैट है वो मेन पार्ट है हमारी बॉडी का, और यही सेंट्रल ओबेसिटी, या जिसको एप्पल शेप ओबेसिटी हम कहते हैं। सेंट्रल ओबेसिटी जो है, जो उसमें पेट का जो फैट है वो जो प्राइमरी फैक्टर है फॉर डायबिटीज़, फॉर हाइपरटेंशन, फॉर हार्ट डिजीज़, तो इसलिए जो पेट का फैट है, यानी एक तो कॉस्मेसिस वाइज अच्छा नहीं लगता, लेकिन डिजीज़ के लिए भी ये ठीक। अच्छा, बेसिक क्या चीज़ है जो जिसकी मेल फंक्शनिंग पेट के फैट को जन्म देती है? कुछ लोग कहते हैं फैटी लीवर,
इसकी वजह से, लेकिन बुनियादी मेडिकली क्या बुनियादी रीज़न क्या है जैसे आपका पेट का फैट बढ़ना शुरू होता है? मेनली तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनमें बैलेंस ख़त्म हो जाता है। अच्छा। अगर हमारे पेट के ऊपर फैट है तो मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि वो परेशान होते हैं कि हमें फैटी लिवर है, तो मैं कहता हूँ जिस तरह पेट के ऊपर फैट है इसी तरह लिवर के ऊपर भी फैट है। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन से लटकने वाली चर्बी होती है जिसको मोमेंटम कहते हैं, वो भी फैट मेन फैट का पार्ट है। अच्छा। तो फैट्स अगर किसी बंदे में ज़्यादा हो रहे हैं तो आल दो के डाइट और एक्सरसाइज टू सम एक्सटेंट उसका रोल है, लेकिन मेनली हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है और उन्हीं हार्मोन्स को बैलेंस में लाने के लिए फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स भी होती हैं और मेन ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट। बताएं कौन कौन सी सर्जरीज जो हैं वो करवाई जा सकती हैं, कौन से प्रोसीजर हो सकते हैं? लाइपोसक्शन भी कुछ लोग करवाते हैं। लाइपोसक्शन इज टिपिकली अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर। उसमें आप सिर्फ किसी एक पार्ट से फैट निकाल सकते हैं और अगर बहुत कोई सर्जन अच्छी लाइपोसक्शन कर ले तो 1 kg या 1.5 kg फैट टोटल बॉडी से निकाल लें। तो वो कंटूर्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन वेट लॉस के लिए वो प्रोसीजर नहीं है। वेट लॉस के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं। और जिस तरह हमने पहले कहा कि हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए सिंस 2 decades जो है अब इसका नाम चेंज करके मेटाबॉलिक सर्जरी कर दिया, तो अब इसको बैरिएट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं। तो उसमें मेनली यही है कि आप बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस में लेके आते हैं। अच्छा। उसके लिए हम डिफरेंट प्रोसीजर्स करते हैं। ये सर्जरी जो है फॉर लास्ट 40-50 ईयर्स हो रही है, लेकिन इन लास्ट 2.5 decades में अब इसमें काफ़ी एडवांसमेंट्स आई हैं और वक्त के साथ साथ प्रोसीजर चेंज हो रहे हैं। मे भी कि जिन प्रोसीजर्स का मैं आज जिक्र कर रहा हूँ नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के बाद अगर आप मुझे बुलाएं तो नए प्रोसीजर्स होंगे। पाकिस्तान में कितनी टेक्नोलॉजी मौजूद है अच्छी जो दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है, वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में है सर्जरी को लेकर जिससे आप चर्बी निकाल लें अंदर से? 6-7 ईयर्स अगो मैं जब इसमें ट्रेंड हुआ तो उस टाइम तो क्वाइट अ फ्यू नंबर ऑफ सर्जन्स थे बैरिएट्रिक और मेटाबॉलिक, लेकिन अब हमने काफ़ी सर्जन्स को ट्रेंड किया है। ट्रेनिंग अनफॉर्चुनेटली कुछ सर्जन्स थोड़ी ट्रेनिंग्स के साथ भी करते हैं, लेकिन यह है कि अब सर्जन ट्रेंड हो रहे हैं और बाकी जिन इंस्टीट्यूट्स में हम काम करते हैं उनमें दे आर एट पार लेवल टू। अच्छा, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, बैरिएट्रिक एंड मेटाबॉलिक आपने कहा। दोनों में से सक्सेस रेशियो ज़्यादा किसकी है? और अगर इफ समबडी इज थिंकिंग कि मैं इसकी तरफ जाऊं, इस प्रोसीजर की तरफ, तो किस शख्स को क्या सूट करता है? क्या इसमें कोई सर्टेन एज ग्रुप है? किस एज ग्रुप तक आप इस पे जाएं उसके बाद आप ये कर लें? थोड़ा सा बताइए। तो वैसे तो 18 to 70 ईयर्स तक जो है ना, वो जो अडल्ट एज ग्रुप है तो उसमें बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी में होता क्या है? वो जो आप स्टमक को छोटा करना बता रहे थे, इसमें 2 तरह के प्रोसीजर होते हैं। एक रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर होते हैं जिसमें सिर्फ स्टमक के साइज को छोटा कर देते हैं मरीज। उसमें मरीज तो नहीं, यानी क्लाइंट जो है वो कम मुतासरा शख्स, हाँ मुतासरा शख्स जो है वो कम खाता है, तो उसकी वजह से उसकी डेली इनटेक्स जब कम होती हैं तो उसकी कैलोरी डेली मैक्सिमम वो 1000-1200 कैलोरीज वो यूज करता है और ही इज हैप्पी विद। बलून रखवाना भी एक स्टमक के अंदर, वो बलून भी सेम रिस्ट्रिक्टिव। दिस इज़ नॉट अ सर्जरी, लेकिन ये है कि दिस इज़ अ ब्रिजिंग प्रोसीजर। अगर किसी ने अभी जिस तरह बाहर मुल्कों में बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए 1 ईयर या 2 ईयर्स का वो गैप मिल रहा होता है क्योंकि लॉन्ग लिस्ट्स होती हैं, तो तब तक हम फिर बलून डाल देते हैं कि तब तक इनका वेट थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन बलून को जो ही निकालते हैं वेट दोबारा शूट शुरू हो जाता है। वैसे मैं ये कहता हूँ ये बलून आप अपनी खाने की ख्वाहिशों पर रख लें अगर मैदे के बजाय, तो ज़्यादा बेहतर है। आप इंसान के अंदर अल्लाह ने बड़ी सलाहियत रखी है। स्टार्ट आपको याद है आपने किस बात से किया था कि खाने की टेंडेंसी हमारी ज़्यादा है? हम तो भाई पहले मुजरिम है इस बात के। अच्छा, एक तो आपने बताया कि आप मैदे का साइज छोटा करते हैं, ये तरीका। दूसरा है उसको ओलिगो अब्जॉर्प्टिव या मेल अब्जॉर्प्टिव कहते हैं। उसमें यह कि स्टमक का एक छोटा पाउच हम बनाते हैं और फिर इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जहाँ से वो वाले हार्मोन सिक्रेट हो रहे होते हैं जो कि हमारे डायबिटीज़ कॉज करते हैं, या फिर वो वाले हार्मोन जो कि इंसुलिन के अगेंस्ट सिक्रेट हो रहे होते हैं, जो कि अगर किसी में इंसुलिन
प्रोड्यूस भी हो रहा हो तो उसमें वो रेजिस्टेंस करते हैं, तो उनकी उस रेजिस्टेंस को हम ख़त्म कर देते हैं। तो इन प्रोसीजर को मेल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर कहते हैं। और कॉमन नेम्स इन प्रोसीजर्स में जो हैं वो रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपासेस हैं, मिनी गैस्ट्रिक बाईपासेस हैं। अब विद पैसेज ऑफ टाइम कपल ऑफ अदर प्रोसीजर्स भी अब आ गए। अच्छा, कुछ लोग बज़ाहिर हमें ठीक लगते हैं, मतलब देखने में उनको आप हेल्दी कह सकते हैं, बट ख़ास तौर पे ख़वातीन की बात कर लेता हूँ, या ऐसे लोग जिन्होंने लेट्स सपोज टीवी स्क्रीन पे आना है, पिक्चर्स का बड़ा शौक है, उनको लगता है नहीं स्टिल दे गॉट टू लूज़, थोड़ा सा उनको कम करना है। ऐसे केसेस भी आते हैं सामने। और क्या एक सर्टन हद से भी वज़न कम करने वाले या करवाने वाले लोग वो भी किसी मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं? ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशंस आपने देखी? एक तो ये कि पहले हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि कौन से ओवरवेट हैं और कौन से ओबीज हैं। ठीक है। जो 30 BMI जो वेट और हाइट के हिसाब से हम निकालते हैं, 30 BMI से कम 25 से 30 BMI के दरमियान जो होते हैं वो ओवरवेट है। जरा इसको और आसान करें तो ओवरवेट कहेंगे। लेकिन 30 BMI से ऊपर जाएंगे तो वो ओबीस पेशेंट्स कहलाएंगे। तो ये सर्जरीज असल में तो ओबेसिटी के लिए हैं। मैं अब ये सर्जरीज ओवरवेट डायबिटिक्स में भी कर रहा हूँ जिनका बॉडी मास इंडेक्स लाइक 26-27 हो और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के साथ। इस तरह के क्लाइंट्स ही मैं कहूँगी, इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं जो नॉर्मल ठीक है, उनका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उनको और लूज करना है, तो आप करते हैं फिर उनके साथ प्रोसीजर्स? टू बी ऑनेस्ट शुरू में तो नहीं करता था, लेकिन अब मैं करता हूँ, क्योंकि अगर एक पेशेंट असिस्टेंट के बस। अच्छा, हमारे बड़े फेमस एक स्टार हैं जो हमारे तो नहीं रहे, अब हमारे पड़ोस के हो गए हैं, अदनान समी साहब। अच्छा। उन्होंने कौन सा प्रोसीजर? उन्होंने मेल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर कराया था। मेल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अब वो वाले प्रोसीजर अब नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा मेल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर होते हैं जिसमें एक्सेस वेट लॉस हो जाता है, यानी अंडरवेट हो जाते हैं बाज़ औक़ात। अब जो फैंसी प्रोसीजर्स हैं उनकी जगह वो रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपासेस हैं, मिनी गैस्ट्रिक बाईपासेस। अगर कोई उस वेट के साथ पेशेंट है, मेरे 200 kg 150 kg के आए, तो उन सबको रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपासेस। साइड इफेक्ट्स पे आ जाएं क्विकली, क्योंकि हमें यही होता है कि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या मौजूदा जो टेक्नोलॉजी है इसके बाद भी हमारे इस प्रोसीजर के बाद साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? अच्छा, एक तो ये साइड इफेक्ट से पहले मैं ये बता दूं कि इन सर्जरीज से अब तो अगरचे पेशेंट्स में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन इन सर्जरीज़ में कोई बहुत ज़्यादा डर नहीं है। इवन कि मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि अपेंडिसेक्टमी या कोलिसिस्टेक्टमी गॉल ब्लैडर की सर्जरी में जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे भी कम कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा। बहुत से पेशेंट्स जो छोटी सर्जरीज़ वाले हैं जिसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, मैं उनको सुबह एडमिट करता हूँ, शाम को घर भेज देता हूँ। अब डे केसेस उनको करते हैं। और जो बड़ी सर्जरीज़ हैं उनको ऑपरेशन के बाद सिर्फ एक नाइट एडमिट रखते हैं और आफ्टर 24 आवर बहुत कम है इसका जी प्रोसीजर्स का। यस, और मैं उनको कहता हूँ कि अगर वो के पेशेंट की पॉलिसी, हॉस्पिटल की पॉलिसी है कि व्हील चेयर पे पेशेंट को शिफ्ट करें कार पार्किंग तक, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि वो खुद चल के जाएं। मतलब एक खातून अगर उसने कल शादी में जाना है, एक दिन पहले वो आपके पास आई है कि मुझे एक सूट के अंदर फिट होना है, बड़ा पुराना सूट है और वो जो है ना मैं नहीं फिट हो पा रही, आप उसको फिट कर देंगे? नहीं, लेकिन इसमें कोई ऑन ऑफ बटन नहीं है, तो इट विल टेक लाइक 3 मंथ्स। मतलब आप ये कह रही हैं कि डॉक्टर साहब का सूट ले आए, डॉक्टर साहब एदे सूट पा दो मैंने 3 अगर 6 मंथ्स पहले, बहुत से पेशेंट 6 मंथ्स पहले आते हैं तो उनको हम कहते हैं, लेकिन 6 मंथ्स एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले। अच्छा, कुछ लोग सर, लेट मी बी मोर ब्लंट, कुछ लोग ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनसे भी, जैसे हमारी मॉडल्स बहुत सारे मैं लोगों को, एक्टर्स को मैं जानता हूँ, दे यूज ड्रग्स लिटरली, कि उनसे उनका कंटेन रहता है, कम होता है, चेहरा छोटा रहता है। आप ओबियसली ड्रग तो नुकसानदेह है ही, कितनी नुकसानदेह है, और जो लोग ऐसे शॉर्ट टर्म प्रोसीजर्स के ऊपर जाते हैं उनके हवाले से आपका क्या टेक है? देखें, एक तो ये कि जो FDA अप्रूव्ड ड्रग्स हैं वो बहुत कम है, और उनमें ये जो 2-3 इंजेक्शन जो आजकल यूज़ हो रहे हैं वो हैं। बेसिकली वो इंजेक्शंस भी डायबिटीज़ के लिए हैं, लेकिन अभी उनमें एक आध जो है पाकिस्तान में अप्रूव्ड हुआ है फॉर जैसे लिराग्लूटाइड है, कंपनी नेम में नहीं बताता, लेकिन लिराग्लूटाइड है जिस तरह, तो वो डायबिटीज़ के साथ साथ वेट लॉस के लिए भी अभी जिसकी आप बात करें, हॉलीवुड में आजकल बड़ी फेमस है ये वाली ड्रग, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसको इंडोर्स भी कर रहे हैं वजन कम करने के लिए, और हमें बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स उनकी नजर आती हैं। उसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, या ये साइड इफेक्ट्स
एक तो ये कि उन पे कोई लॉन्ग टर्म स्टडीज़ नहीं हुई, किसी भी हमारी सर्जरी मेडिसिन में कोई भी ड्रग या कोई प्रोसीजर जब अप्रूव्ड होता है तो उस पर कम से कम 10 इयर्स की स्टडी हो कि अब अगर आज मैंने ऑपरेशन किया तो देखूं कि 10 साल बाद उसमें कोई कैंसर तो नहीं हो रहा, या तो एक प्रोसीजर तब अप्रूव्ड होता है जब उस पर 10 ईयर की कम से कम फॉलो अप हो। प्रॉब्लम ये है कि जिन सेलिब्रिटीज़ का हम जिक्र करें उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये कि बहुत सी मेडिसिन जो है वो इंडस्ट्रियल ड्रिवन होती हैं, तो जिस चीज़ में पैसा होगा उसकी तशहीर तो ज़्यादा होगी। क्योंकि वक्त कम है, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ। बहुत सारे कोर्सेज बिक रहे होते हैं ना, 15 दिन का कोर्स, 20 दिन का, 30 दिन का कोर्स वजन कम करने का, सारे बिजनेस बंद करवाएंगे। और कुछ अच्छी कंपनियां भी हैं जो बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं भी। क्या ये रिकमेंडेड है ये कोर्सेज? मुझे अब टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा इन कोर्सेज का नहीं पता, लेकिन मुझे तो वही पता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो ये इस तरह के कोई कोर्सेज रिकमेंडेड नहीं है मेडिकली। डाइट के बारे में एक सिंपल डाइट अगर आप बता दें देखने वालों को जो वजन कम करना चाहते हैं, सिंपल डाइट और उसकी जो है क्या क्या चीज़ें जो है ना किस किस मिकदार में होनी चाहिए, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फाइबर्स, क्या क्या ज़रूरी है, ज़रा वो बता दें। अगर किसी ने क्रैश डाइट करनी है तो वो तो अब वी ऑल नो के वो प्रोटीन्स लें, फ्लूइड्स लें, फ्रेश फ्रूट जूसेस लें। तो ये तो अगर कोई 1 मंथ या 2 मंथ में अपना 4 kg 5 kg वेट को लूज करना चाहता है तो वो ये कर सकते हैं। रिकमेंडेड है? रिकमेंडेड तो बैलेंस डाइट है और एक्सरसाइज। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है जाते जाते, खर्चा कितना आता है इस सारे अमल पे, जो प्रोसीजर्स आप करते हैं, क्या ये बहुत महंगा अमल है? नहीं, इतना महंगा अमल नहीं है। अगर उसकी डायबिटीज़ पे पूरी ज़िंदगी का खर्चा या खुदा न खास्ता उसको हार्ट अटैक्स हों उसका खर्चा, और गुर्दे फेल हो जाएं उसका खर्चा, या उसकी शुगर की वजह से टांगे कट जाएं तो उसका खर्चा, उन सब खर्चों से तो ये बहुत ऑन एवरेज एक खातून है, उनका वजन 130 kg है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपके पास आती हैं, फर्स्ट गो में कितना वजन उनका कम होगा आफ्टर प्रोसीजर? द मैक्स लिमिट क्या है और उस पे कितने पैसे लगेंगे उनके? जिस इंस्टीट्यूट में मैं काम करता हूँ वो तो पाकिस्तान का टॉप हॉस्पिटल है, तो ऑन एवरेज आप हमें एक आइडिया दे दें। विद इन अ मिलियन वहाँ पे होता है, लेकिन अगर ज़रा बिलो स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पे और वो मैक्सिमम कितना वेट कट हो सकता है उससे पहली गो में? 90% ऑफ एक्सेस वेट लॉस। 90%, यानी अगर मेरा वजन 130 है तो कितना हो जाएगा? अगर 130 है और उसका वजन उसके हाइट के हिसाब से 70 चाहिए तो 60 kg उसका एक्सेस वेट है। अच्छा। तो वो 50 kg लूज करेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। बैलेंस डाइट वाला रह गया हमारा, लेकिन बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि एक और आपके साथ नशिस्त रखें ताकि मजीद हम बेहतर तरीके से जान सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त जो है हमारे पास हो चुका है ख़त्म, लेकिन जाते जाते ये सबसे पहले आपको अपनी डाइट के ऊपर काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा हरकत करनी पड़ेगी। हरकत में बरकत है ये भी कहा जाता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा चल फिर लिया करें, कोई एक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेस्ट पार्ट इज अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें और अच्छा मस्बत सोचें, दूसरे के हिस्से के बोझ खुद ना उठाएं और पॉजिटिव रहें। अच्छा सा दिन गुजारें। आई थिंक इट्स टाइम टू साइन आउट। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ध्यान रखिए।